अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन और ईद के रंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क के संग। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छा सा शो जिसमें आपकी पसंदीदा जो है ना पर्सनालिटीज़ वो हमारे शो पर मौजूद हैं। तो एक एक करके मैं इनका तारुफ कराती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से ईद मुबारक। तो हमारे साथ है जी फ्यूजन से ईमू भाई और फिर उनके साथ है मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? चलिए जी। और फिर हमारे साथ है आमिर भाई और हमारे साथ हैं मारवी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आपको और सबको भाई ईद जी। कैसे आमिर भाई? ठीक है। बस आपको देखते ही ना मुझे 2026 में दुबई वाले बयान याद आ जाता है। बिल्कुल। बात करते हैं, ईमू भाई से स्टार्ट करते हैं। ईमू भाई, कैसी जाती है ईद और क्या करते हैं ईद पे? क्या एक्टिविटीज होती है, जरा बताइए। ईद बहुत वही जो फैमिली के साथ टाइम गुजारा, नमाज पढ़ के आए, अच्छा, पेरेंट्स के साथ नाश्ता वाश्ता किया, घर बैठ गए बस। और ये भाई वगैरह फैमिली गैदरिंग होती है, वही होती है बस, वही उसी तरीके से वही होती है। अब पहले वाली जो ईद होती थी और अभी जो ईद होती है कितनी मुख्तलिफ है? देखें, वो बहुत एक्साइटमेंट होती थी बचपन में। तो आप लुक फॉरवर्ड करते थे ना कि यार ईद की शॉपिंग भी करनी, ये भी करनी। आई थिंक अब मुझे एहसास ही हुआ है, बहुत साल हो गए इस बात को, ये ईद बच्चों की होती है और फैमिली की होती है। सही। आप यू आर पार्ट ऑफ इट, आप पार्ट हैं फैमिली की, सारी बातें, मगर बच्चों को आप देख के खुश हो जाते हैं, उनके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, ये दैट इज द एक्साइटमेंट। सही। वीर भाई, आपकी ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या कुछ होता है, जरा बताएं। बिल्कुल ऐसी फेस्टिविटीज होती हैं, फैमिली की गेट टुगेदर्स होते हैं और शाम के बाद फिर बोरिंग शुरू हो जाता है, वो सब चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे क्यों होता है कि ईद वाले दिन शाम को थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है? ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ईद सेलिब्रेट करके सुबह के बाद शाम में वो कहते हैं थोड़ा सो जाए। एक तो पूरे महीने के रोजों के बाद आपको जब आप ईद करके खाना वाना खाते हैं ना, तो आपकी एनर्जी वैसी हो जाती है, वैसी हो जाती है। सभी थक जाते हैं, सब थक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो है। आमिर भाई, आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? आपकी तो बहुत ज्यादा मसरूफियत रहती होगी, हल्के के लोग, इलाके के मसाइल, फिर ईद भी साथ साथ, फैमिली भी, जरा बताइए कैसे गुजरती है? देखिए, ईद की नमाज के बाद तो मैं 10 साल से कोई कोशिश करता हूँ कि ओल्ड एज हाउस जाता हूँ। अच्छा, 4 से 5 घंटे में वहाँ, उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ, पहले मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, अच्छा, तो 5 घंटे में ईदी सेंटर में गुजारता हूँ। क्या बात। तो हम काफ़ी जो है ना ईदी सेंटर के लिए खाने बनवाते हैं, बच्चों की शॉपिंग्स करते हैं। हाँ। तो वहाँ जाके एक आपको अगर मौका मिले कभी जाके देखें तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है। क्या बात है। ये देखिए, ईद तो हमारी तो रोज़ ईद है। हाँ। अब जो माँ बाप को लोगों ने घर से निकाला होता है, मेरे हल्के में भी 2 सेंटर्स हैं, सही, ओल्ड एज हाउस, तो वहाँ जाते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे उनके साथ बैठते हैं। फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ईदी सेंटर चले जाता हूँ। सही। और हम सेकंड डे अपने कजन्स की, बहनों की, सबकी दावत सेकंड डे रखते हैं। मगर मेरे 10 साल से मैं इसी उस पर चल रहा हूँ कि वो ईदी सेंटर में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं। हाँ। तो उनका जो मेन है ईदी सेंटर सुपर हाईवे पे, सही, तो वहाँ पे इतना एक सुकून महसूस होता है कि ईद तो देखिए, हम तो रोज़ ईद मना रहे हैं, बच्चे भी रोज़ कपड़े पहनते हैं। तो मैं अपने मेरे बच्चों के साथ उनके कजन्स के बच्चे भी जाने लग गए कि हम वहाँ जाएं, वहाँ पे खेलें और उन बच्चों के साथ ईद जो है ना सेलिब्रेट करें। क्योंकि देखिए, ईद का क्या दर्स है आज अल्लाह ताला के इस्लाम में भी है कि अब हमारे पास जो फितरा रखा गया है कि ईद की नमाज से पहले देना है, ये सब उन्हीं लोगों की नहीं है कि जो साहिब हैसियत नहीं है, कि आपको आपने जितनी आपकी हैसियत है, तो ईद के ऊपर जितना हम उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें कि जो जिनकी हैसियत नहीं है, जिनका कोई नहीं है, तो उसका एक आपको अलग ही अंदाज मिलता है। उसके बाद शाम के अंदर अपने हल्के के अंदर जो हमारे साथी शहीद हैं, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके घरों पे जाना। कुछ लोग हमारे हल्के में आते हैं, लोग मिलते हैं, ईद मिलते हैं, मगर फर्स्ट डे तो मेरा ज़्यादातर इन्हीं लोगों के साथ होता है, उन लोगों के साथ ही गुजरता है। ठीक है जी। चले जी, मारवी अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो एडवोकेट हैं और जाहिर है आपकी भी बहुत सारे ऐसे मसरूफियात रहते होंगे, जो ईद तक कुछ कमिटमेंट्स होती होंगी जो आपके साथ होती होंगी। कैसे गुजरता है ईद का दिन? पहला दिन किधर, दूसरा दिन किधर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन ईद के दिन खास तौर पे अपनी फैमिली मेंबर्स से ये जरूर सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, हम सब भी एक फैमिली की तरह होते हैं। और ईद इस तरह से है कि मैं इवन आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। 7 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ ऑर्फन एज जो SOS विलेज है, उनके बच्चों के साथ जामशोरू में इट इज सिचुएटेड। बच्चों के साथ मैं ईद करती हूँ एंड बिलीव मी, अगर मैं पहले दिन मिस कर दूं जाना, सो दे आस्क कि क्यों नहीं हम लोग अब तक आए हैं। एंड आई थिंक हम जो घर में ईद करते हैं, डेफिनेटली यू नो एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, अच्छे लगे,
उसके बाद खाने अच्छे पकने चाहिए, फिर रिलेटिव्स को हम और अपने सोशल सर्कल को बैठ के मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, उनसे कॉल्स रिसीव करते हैं। अच्छा, जो सुबह की नमाज का टाइम होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सारे घरों में, क्योंकि वो जल्दी उठने का होता है और हमारे घर में नाश्ता बड़े शौक से सब साथ करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये शुरुआत इस तरह हो रही होती है। उसके बाद फिर डेफिनेटली पूरा दिन आगे चल रहा होता है। और कुछ भी हो, कितने भी घर में अगर कोई आपके हाउस हेल्प हो, कोई भी लोग हों, लेकिन किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन खुद एंगेज ज़रूर होती हैं किचन में, चीज़ों में, तैयारियों में, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डे। और उसको हम, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे क्यों होता है कि शाम में हम सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम ईद से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना कि पता नहीं क्या होने वाला है, हम कहते हैं कि हमें बोरियत क्यों हो रही है, मतलब बोरिंग क्यों हो रहा है। सो खैर ये सारी मसरूफियात होती हैं। लेकिन जो बच्चों से मिलना होता है, जो कि 7 ईयर्स से हम बिला नागा जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और उसमें ये होता है कि मुझे महसूस होता है कि ऑर्फन लव्स तो सिर्फ शायद एक होता है ना पहचान के लिए होता है कि कौन सी कम्युनिटी क्या है एंड ऑल, बट एक्चुअली हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम माशरे में अगर किसी के वालिदैन नहीं हैं या फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो ये हम पे मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो ये एहसासात का रिश्ता है, इसको इन ख़ास मौक़ों पे ज़रूर पूरा करें। वैसे तो आपको सब लोग जाते हुए नज़र आएंगे, बट आई थिंक ये वो ख़ास दिन होते हैं जिसमें हमने ये देखा है हमारे वालिदैन अपने वालिदैन की कब्रों पर भी ज़रूर जाके सलाम करते हैं, उनको डेफिनेटली एक अटैचमेंट होती है। तो आई थिंक दीज आर द प्लेसेस, और जो डेफिनेटली लोग हैं कम्युनिटी के, माशरे के, उनके हवाले से कुछ हिस्सा अगर हम अपना वहाँ देते हैं, तो वो जो मुस्कुराहटें उनके चेहरे पर आती हैं, और मैं तो उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करती हूँ, जो बच्चे फीडबैक मुझे दे रहे होते हैं, तो वो बताते हैं हमें बहुत मजा आया, आपने आज आके हमारी ईद कर दी। So, और ये वही प्रीशियस टाइम होता है। कहते हैं ना कि आपको जो लगता है कि जो किसी को लगता है कि वो उसका बड़ा कीमती टाइम है, प्रीशियस टाइम है, तो वो आप 2 लोगों के ऊपर ही दे सकते हैं कि या तो वो लोग जो बहुत ज़रूरतमंद हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या फिर वो टाइम आप अपनी इबादत में जो है वो सर्व करें, क्योंकि अल्लाह को अपना बेस्ट टाइम दें और अल्लाह की खल्क को अपना बेस्ट टाइम दें। एहसास जो है वो कितना ज़रूरी है इमू भाई। अब जैसे ये बता रही हैं कि इनको बड़ा खुशी होती है, उन लोगों के साथ जाती हैं और फिर वहाँ पर उनके साथ ईद सेलिब्रेट करती हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया हो या ऐसी कोई ईद हुई हो जो आपने घर वालों के अलावा किसी और के साथ सेलिब्रेट की हो और बड़ा आपको खुशी फील हुई हो, आपको एहसास हुआ हो कि नहीं भाई ये तो वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, हमारा काम है ना, है ही एहसास का। हाँ बिल्कुल बड़ा टची है। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं फैमिली के बगैर, हाँ अगर ट्रैवल कर रहे हैं वो एक अलग बात है। मगर ये है कि जब हाई टाइम होता है आपका, जब आप टूर कर रहे होते हैं, तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि ईद दुबई में है तो वो एक दिन पहले हो गई है, एक दिन पहले हो गई है, आपको जाना पहले पड़ गया, तो वो आप घर में भी नहीं है और उधर भी ईद हो चुकी है, तो वो एक आपको फील होता है कि यार ये बड़ा एम्प्टी हो गया। हाँ, ये ना इधर है ना उधर है, ये क्या है, ये क्या है। उस वक्त इंसान को फैमिली का एहसास होता है कि फैमिली कितनी बड़ी नेमत है। वो है बिल्कुल। तो ये चीज तो आपको जिंदगी की पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर आप कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करें। और ईद जो है ना वो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करने का नाम है, क्योंकि बात ये है कि फैमिली, आप काम फैमिली के लिए करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए सारी स्ट्रगल करते हैं, तो ये उनका राइट है कि आप ईद उनके साथ सेलिब्रेट करें। मीर भाई आप बताएं कि अभी फ्यूजन का जो नया सॉन्ग है वो आज आप पहली दफ़ा हमारे ही इस शो पे जो है वो गाने जा रहे हैं, अब क्योंकि ईद का टाइम भी है, तो प्लीज़ शेयर विद अस। आपके उस सॉन्ग के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मीर भाई जब इससे पहले मीर भाई मेरे शो पे आए थे तो उन्होंने बताया था कि ईद पे इनकी एक नई कलेक्शन आ रही है और इनकी एक म्यूज़िक वीडियो जो है ना वो भी आ रही है, सॉन्ग आ रहा है, तो अब दिस इज़ द हाई टाइम कि आप जो है हमारे शो पे गाइए। दैट्स ग्रेट भाई, इतना ज़बरदस्त गाते हैं, इतना मेलोडियस गाते हैं ये। और मैंने ना जब मीर भाई से पूछा कि आपने कैसे फाइंड आउट किया, ईमू भाई तक कैसे पहुँचे, तो बात यही थी कि ये काफ़ी टाइम से जो है इनके फ़ैन भी थे और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी उसके थ्रू फिर ये पहुँचे। आगे की क्या कहानी है वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद मुबारक। हमारे साथ जो हैं मीर भाई हैं, आमिर भाई हैं, इमू भाई हैं और साथ साथ मारवी हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे मीर भाई से कि आप कैसे पहुंचे इमू भाई तक और आपने कैसे इनको ढूंढा और इमू भाई ने आपको कैसे पिक किया, और आपकी जो आवाज़ है जाहिर सी बात इतनी ज़बरदस्त है, तो कितने पापड़ बेलने पड़े आपको इन शॉर्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए? अच्छा, मुझे कॉल आई थी इमू भाई की और वो एक सरप्राइज था मेरे लिए। सही। एक बिल्कुल शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि इमू भाई कॉल कर रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कोई इस तरह का कोई राब्ता नहीं था कभी। मेरा सिलसिला तो यही था कि फ्यूजन जब आया था, जब 2004 में आंखों के सागर आया था, खमाज आया था, तो मुझे गाने का शौक ही इन गानों से हुआ था। सुन के इनको बार बार गा के मैंने अपनी गायकी को इम्प्रूव करता रहा हूँ ओवर द इयर्स। और फिर एक्सपीरियंस ऐसा था कि कुछ ओएसटीज गाए, कुछ जिंगल्स गाए, कुछ रियलिटी शोज किए। तो इमू भाई ने मुझे कैसे ढूंढा वो इनसे पूछते। हाँ, इमू भाई आपने कैसे ढूंढा? ऐसे मैंने, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा टैलेंट है ना जो आपके साथ काम करने के लिए बेताब है। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई किसने काम करना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों की तादाद में आ जाएंगे कि हमें काम करना है, तो वो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको कैसे आपने सिलेक्ट किया फिर? वो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, खालिद नाम है उनका, तो वो हम म्यूजिक करते हैं साथ, मशहूर म्यूजिशियन भी हैं वो। तो हम बैठे डिस्कस कर रहे थे अपने ड्राइंग रूम में, तो उसने बोला यार एक बंदे को सुनो, बहुत अच्छा गाता है, फ्यूजन के गाने बहुत अच्छे गाता है। मैंने कहा तो मैंने यूट्यूब पे देखा। अच्छा, यूट्यूब पे पहली दफा मैंने इनसे मेरी यूट्यूब पे मुलाकात हुई। अच्छा, यूट्यूब पे ये मुलाकात यूट्यूब पे हुई है? सोशल मीडिया की मुलाकात है। कोई एक गाना देखा मैंने, कोई नया गाना था, फिर कोई इंडियन गाना गा रहा था बहुत अच्छा, तो फिर एक राहत फतेह अली खान साहब का गाना इसने गाया, तो उसमें एक और इनके साथ कुलीग जो बैठे हुए थे वो मेरे दोस्त थे। अच्छा, तो मैंने बोला कि अच्छा सबसे अच्छा मैं इसको फोन करता हूँ। और फिर मैंने फोन करके मैंने कहा यार इस बंदे का नंबर दे देना और बता देना कि मैं फोन करूंगा। अच्छा, दैट्स हाउ आई मेट हिम। फिर जो है ये एक कोलैब हुआ और एक ज़बरदस्त जो है ना, अगेन जिसको कहना चाहिए ना रिवाइवल ऑफ फ्यूजन, वो हुआ है। अच्छा इमू भाई, बीच में आप थोड़ा गायब हुए हुए थे, या थोड़े से ज्यादा हाँ ठीक है, थोड़े से ज्यादा गायब हुए थे। उस बीच में सिंगिंग में जो है बहुत सारे नए नाम आए, बहुत सारे नए लोगों ने जगह बनाई, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जो आज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब कैसे गा रहे हैं, कैसी सिंगिंग हो रही है, और ऑनेस्टली बताना है आपने कि मतलब बाकी आर यू सेटिस्फाइड ऑल ऑफ देम के? तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो बुरी बात होती है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बुरा मान जाते हैं। नहीं, अच्छा वो जो ब्रेक था ना, वो ब्रेक ये था कि 2019 के बाद से वैसे ही कोविड आ गया था, तो वो एक आपका 2-2.5 साल का एक ब्रेक वैसे ही बन जाता है ऑटोमेटिकली ना। आप स्टेल भी हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। ओवरऑल नहीं पता था ना किसी को कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, हालात ही ऐसे बन जाते हैं। आप आमिर भाई से भी पूछेंगे तो वो भी, हर कोई थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो जाता है। सही। तो आपके बहुत चैलेंजेस से आप गुजर रहे होते हैं। तो उसमें मैंने नए म्यूजिक बहुत सुना, जो नए जो रैप कर रहे हैं आजकल बच्चे, जेन ज़ी जो हैं, तो मुझे उसमें यंगस्टर्स बहुत पसंद आए। अच्छा मुझे पसंद आए। देखिए हमारा अपना म्यूजिकल टेस्ट डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, मगर मैं एक ओपन माइंडेड म्यूजिशियन हूँ। मैंने सारी दुनिया में बहुत लोगों के साथ काम किया, कोलैब किया है। अच्छा, तो ये जो यंग लोग हैं उनका एक अलग अपना एक टेस्ट है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, सही। देखें जब हम आए थे तो हमसे भी सीनियर थे कुछ, सही, ठीक है ना। तो अब हम इतने सीनियर हैं कि हम ये तो कह सकते हैं यार ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा। तो ये 2-4 नाम बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स हैं, हसन रहीम है, शमून इस्माइल है, और अब्दुल हन्नान है। तो ये एक उन्होंने एक नई जगह बनाई, सही, एक नया स्टाइल भी लेके आए, सही, जो नए लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आपको देखें वो हमेशा से एक जैसा नहीं रहेगा, तो कोएग्जिस्ट भी करना होता है। म्यूजिक का नाम एवोल्यूशन है, कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा, होता रहेगा, कुछ ना कुछ। तो मेरे नजदीक ये बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो एक मेरा अपना टेस्ट नहीं होगा सुनने का, रैप मैं 2 गाने सुनूंगा, तीसरे में मैं बोलूंगा नहीं यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मगर मैं उसको ये नहीं कहूंगा यार ये बुरा है, ये अच्छा ही है, अच्छा ही है। चलिए जी आमिर भाई, आप ये बताएं कि अब क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनकी रूटीन रमज़ान में भी बड़ी टफ होती है, और ईद पे स्पेशली बहुत ज़्यादा, आपको जैसे आपने बताया कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, आपकी कमिटमेंट होती है, हर साल भी आप जाते हैं। आपके हल्के के लोग ईद पे क्या, ईद के टाइम जब आपसे मिलने आते हैं तब भी यही बात करते हैं कि आमिर भाई देखिए चांद रात थी, पानी नहीं आ रहा था,
आमिर भाई देखें सारी रात लाइट नहीं थी, मसाइल जरा बताएं किस तरह से मुलाकात होती है हल्के के लोगों से? अब लोग कितना तंग आ चुके हैं, हाँ, तो अब आते हैं ना, तो हम तो मेरे पास खाना होता है, मीठा होता है, खाते हैं, तो वो इन बातों से भूल चुके होते हैं। अच्छा, हम भी छोड़ो पानी नहीं आ रहा, कौन जिक्र करेगा? ये तो 24/7 का इशू हो चुका है। एक इशू होता है ना कि आपको महीने में या हफ्ते में एक दफा हो रहा है, अब तो 24/7 हो गया है ना, तो वो आशावादी हो चुके हैं। सही। अब उनको पता है कि हमें यही जिंदगी गुजारनी है, कि हमारे पास घर पे गैस भी नहीं होगी, अगर हम ईद पे चाय बनाने के भी सोचेंगे तो शायद गैस नहीं हो, तो वो सोच रहे हैं घर पे आ रहे हैं, चाय गैस नहीं थी, सही, घर से आ रहे हैं लोड शेडिंग थी, पानी हमने खरीद के लिया। मारवी देखिए कितना यूज्ड टू हो गए लोग, हाँ, इस बात से कितना यूज्ड हो गए भाई। देखिए अच्छी बात, ये गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं, मैटर ही कोई नहीं करता, टेंशन ही कोई नहीं। लोग कहते हैं आज तो ईद है, आज तो अच्छी बातें कर लो, और हम तो देखिए उसमें करते हैं कि अपनी पुरानी बातें ढूंढते हैं, दोस्त आते हैं, सारे अहबाब मोहल्ले के लोग आते हैं, कजन्स आते हैं, हम वो पुराना टाइम ढूंढते हैं जब हम छोटे होते थे, कि अगर नानी दादी हमें 10 रुपए ईदी देती थी तो हमसे खर्च नहीं होती थी, और वो टाइम की हम बातें करते हैं, दोस्त आते हैं कि यार हम कार्ड्स देखने जाते थे मार्केट्स में, जब इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, हम छोटी मार्केट्स में वॉक करके जाते थे, 1-1 किलोमीटर जाते थे, हम कार्ड्स ढूंढते थे, और फिर हमारे मुकाबले होते थे कि राइटिंग किसकी अच्छी है, कौन शेर अच्छा लिख सकता है, किस चीज पे शेर लिख सकते हैं, कार्ड्स के ऊपर। उस टाइम तो हमारे पास कार्ड्स थे ना, एक्चुअली हम सुबह सो के उठते हैं, 500 व्हाट्सएप आए होते हैं ईद मुबारक। देखिए सबसे आसान तरीका है, डिजिटल हो गया है ना, पहले तो खास लोगों को देते थे, खास लोगों को देते थे, 10 रुपए भी जो होते थे वो खर्च नहीं होते थे, बिल्कुल ऐसा। हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, यानी कि आपको ज्यादातर 20 साल पहले भी चाहिए तो कि अच्छी कहीं बिरयानी होती थी, अब तो 10-10, 20-20 आउटलेट खुली हुई है खाने की, तो हम वो डिस्कस करते हैं यार क्या वो दौर होता था कि हम कार्ड लिखते थे, अपनी कजन्स को देते थे, नानी के पास कार्ड लेके जाते थे, खालाओं के पास जाते थे। मसाइल मतलब ईद पे तो डिस्कस नहीं होते ना, देखिए अगर आपके पास दिन क्या, अगर हम खुशी के दिन भी ये चीजें डिस्कस करेंगे, मसाइल तो मैंने आपको कहा छोटी बात नहीं, 24/7 हो गए, अब तो इसका हल जो है ना देखिए कब निकलता है। अब अगर आमिर भाई भी ये कह रहे हैं कि हल कब निकलता है, तो फिर देखिए आवाम कहाँ जाए, क्या कहते हैं, लगे हुए हैं इस काम में। देखिए मैंने आपको कहा मैं हम ये शहर टैक्स देता मुल्क चलता है, जी जी, हमने बहुत जिद्दोजहद की, तो कराची के अंदर स्कीम्स आ गई हैं, शुरू हो रही हैं, जी जी, और मसाइल का हल इंशाल्लाह ताला निकलेगा। मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में कहा था कि 2026 बदलावा होगा, जी जी, दुबई के ट्रेंड पे चल चुके होंगे, भाई आप सुन लें 2026 में मैंने पहले कराची दुबई के ट्रेंड पे चल पड़ेगा या बन चुका होगा, ऐसे ही कुछ इंशाल्लाह ताला उस तरफ हम निकल चुके हैं, और 27 बिल्कुल बदलावा होगा। मैंने 27 से स्टार्ट होगा, बदलावा होगा इंशाल्लाह। देखिए मुल्क और यूनिवर्सिटी रोड बन जाएगा, देखिए मुल्क बदलने जा रहा है, जी, जी, आप ये चीज सोचें कि आज हम देखिए सब हम ईद की खुशियां मना रहे हैं, हमारे जो मुहाफिज हैं वो बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, आज हम यहाँ पे खुशी बातें कर रहे हैं, आज उनकी वजह से हमारी ईद भी है, बिल्कुल, और आप देखेंगे पूरा गल्फ कंट्री जल रहा है, आज हमारी ताकतवर फौज है, वो तो है, तो हम बदलते हैं, तो ये हमारे लिए वो है कि जो हम कहते हैं ना कि 26 बदलाव होगा, 27 बिल्कुल बदलाव होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान ऐसा नहीं रहेगा, बहुत सारे गलतियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको लूटा है, अपनी प्रॉपर्टीज फैक्ट्रीज बनाई, मगर अब मुल्क बनने की तरफ जा रहे हैं। चले जी, लेट्स उम्मीद पे दुनिया कायम है, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है आगे लेट्स बी पॉजिटिव, दिस इज द ओनली थिंग वी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा जी, मैं चाहूंगी ईमू भाई आप हमें सॉन्ग सुनाएं। मैं तो गाता ही नहीं, ये इतना बड़ा इंसान गुनगुना तो सकते हैं, गुनगुना तो सकते हैं, कुछ तो गुनगुना सकते हैं, ये कुछ भी गाएंगे मैं ऐसे साथ। चले मीर भाई आप ये देखें, चले साथ तो रहे उनका, मैं उनका साथ दे दूंगा। फ्यूजन का एक गाना है पुराना, जो कि फेस्टिविटीज में ही गाया जाता है, दीवाने, यस, तो फिर आप सब मिलके गाएंगे। हाँ बिल्कुल, श्योर, दीवाने, चले बस फिर इमू भाई आपने भी, मैं साथ दूंगा, मैं कह रहा हूँ। ये चले जी, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो भाई हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, और हमारे साथ इमू भाई हैं, मीर भाई हैं, और मारवी हैं। मारवी से मैं बातें करूंगी। मारवी, अब जो ख़वातीन की तैयारी होती है ना ईद पे, वो बड़ी स्पेशल होती है। अच्छा, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखें, आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आप मीडिया में हों, या कहीं भी आप काम करते हों, मतलब मैं वर्किंग वुमेन्स की बात कर रही हूँ, उनको अलग से तैयारी करनी होती है, और हर कोई ना आखिर तक ये ट्रेंड देख रहा होता है कि चलो अभी नहीं, थोड़ा आगे शॉपिंग कर लेते, लेट्स सी कुछ नया डिज़ाइन आ जाएगा, कुछ और नया डिज़ाइन आ जाएगा। तो आप किस तरह से तैयारी करती है? पहले से करके रख लेती हैं, आप भी लास्ट तक ट्रेंड चेक कर? लास्ट में ही करती
हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में कोई नया डिजाइन आ थोड़ा जाएगा। अच्छा डिजाइन के अलावा हमारी जो रूटीन है ना वो बड़ी मसरूफ है सबा, तो वक्त आखिर में ही मिलता है। और ये बात भी बिल्कुल अपनी जगह पर है कि हो सकता है कुछ और अच्छा मिल जाए तो अभी पहले ले लें और बाद में बैठ के सोचते रहें, तो बेटर टू डू दैट। बट स्टिल ये है कि मैंने अब महसूस किया है जो पहले की ईद की तैयारियां होती थी वो बड़ी डिफरेंट और एक्साइटिंग होती थी। इट्स बीइंग सो लॉन्ग, मुझे टेलर वगैरह के ये सिलसिले खत्म हो चुके हैं। जाते हैं बस बने बनाए ड्रेसेस उठा लेते हैं क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। दूसरी ये चीज है सब कुछ चीजें हैं जैसे इस दफा तो ईद पे मेहंदी लगवाने का भी वक्त नहीं मिला है, बट द थिंग इज लाइक दैट कि चूड़ियां जरूर होनी चाहिए। अब अच्छा ऐसे भी होता है कि कभी कभी ईद के दिन शाम को मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ क्योंकि बिजी बहुत टाइम होता है। और अगर हम देखें तो ऑफिसेज भी हमारे एक दिन पहले बंद हो रहे होते हैं, कोई इतने ज्यादा दिन की हमें कोई छुट्टी भी नहीं मिल रही होती है। और इस दफा तो ईद भी हमारी वीकेंड पर ही आई है, तो सैटरडे संडे तो गया हमारा। अच्छा ये भी होता है ना। हाँ 23 मार्च की भी छुट्टी आपकी खत्म हो गई। हाँ मतलब ये तो है। अब क्या होता है कि इस तरह की जब तैयारियां करनी होती है ना तो पैनिक बहुत हो रहा है, बाजार में होता है बहुत ज्यादा रश। यस, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हम जरा इस एज पे आ गए हैं कि हमें लगता है कि हम अच्छे ही लगेंगे और हम जो है बस अच्छा सुबह के टाइम ना एकदम रेडी नहीं हुआ जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। अच्छा तो हमेशा दो ड्रेसेस ताकि घर में जो है नमाज के टाइम पे थोड़ा सादा है ना जरा अमेजिंग जो मैं आपके शो में पहन कर आई हूँ तो वो शाम का जो है ना वो अलग होते हैं। अच्छा भाई आप बताएं चांद रात का भी चांद रात का अलग होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे मैं आपको बता रही थी कि भाई चांद रात का भी ड्रेस होता है, उसकी भी अलग तैयारी होती है। इमू भाई ये बताएं घर में किस तरह से तैयारी करवाते हैं? भाभी को शॉपिंग करवाने लेके जाते हैं साथ या मतलब अगर होती तो मैं बिल्कुल लेके जाता। अच्छा चले चले फिर ठीक है, बट फिर भी फैमिली तो है ना, फैमिली के साथ जाते हैं या क्या होता है? नहीं जाते? नहीं ये इससे मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा बहुत देर लगाते हैं? बिल्कुल इसका उलट हूँ मैं। अच्छा इस मामले में बिल्कुल उलट हूँ। तो मैं पहले से अगर मुझे भी कुछ लेना होता है तो वो मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कहाँ जाना है और उसमें बिल्कुल ना लेफ्ट ना राइट, सीधा एक जगह गए, पिक किया और वापस आ गए। अच्छा मतलब वो नहीं आपके नखरे वखरे नहीं है कि नहीं ये वाला कुर्ता पहनना है, मैंने इस तरह के डिजाइन लेने हैं, ये सारा कुछ करना है? बिल्कुल नहीं, लड़कों के वैसे कम ही होते हैं हमारे मियां। नहीं भाई आजकल बहुत होते हैं, आजकल बहुत होते हैं पॉलिटिशियंस। हाँ अभी मैं आती हूँ आमिर भाई से, मुझे लग रहा है हमारे घर में सादे लड़के नहीं भाई। और आजकल सबसे ज्यादा जो अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो दे रहे हैं ना वो पॉलिटिशियंस दे रहे हैं, बिल्कुल मॉडल्स की तरह। मैं आपको अभी बिल्कुल ये आप पे बात आ गई। हाँ आपने अब सारे लड़कों का दारो मदार आपके ऊपर है, आप जवाब दीजिए। नहीं और अभी आमिर भाई बताएंगे पड़ेगा। सही चले आमिर भाई से फिर पूछ लेती हूँ, मीर भाई से फिर पूछती मैं। ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं उसका पॉलिटिशियंस? देखिए पॉलिटिशियन तो करते हैं मगर मैं अपने तौर पे बताऊं मुझे तो आज भी वही है, बचपन में हम खुद कपड़ा लेते थे। दादा के साथ जाते थे, फादर के साथ जाते थे और अपनी खुद सिलाई पसंद की सिलवाते थे। तो मैं तो आज भी हैदराबाद जाता हूँ, वहीं से कपड़ा खरीदता हूँ, उसी मार्केट से। अरे भाई वहीं से कपड़े लेता हूँ, वहीं पे अपने टेलर से, बॉबी टेलर, सीवो जो मशहूर टेलर्स थे, यानी कि हम 5 साल के थे जब से वहीं से सिलवा रहे हैं। अरे भाई आमिर भाई ने अपनी लेगेसी जो है वो कायम रखी है। आपके पास क्या है, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? अगर सारा साल आप जॉब में, पूरा वक्त जॉब में होते हैं, आपकी अपनी हॉबी क्या है? अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अगर ये देखिए हमारी रिवायत है, ये हमारे आदाब है, अगर हमने सारी चीजें छोड़ दी, वही हम सिलावा लेंगे और अगर आपने अपने बच्चों को ये ट्रांसफर नहीं की तो कल देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि हम कपड़े खुद लें, खुद बेले लें? बच्चों को भी मैं कहता हूँ जाओ खरीदो, दादी के साथ जाएं। इट्स अ गुड एक्टिविटी और इससे आपका एक्सप्लोर भी, माइंड भी खुलता है आपका। आप देखिए ईद की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करेंगे कि हम बने बनाए खाने मंगवा लें? नहीं, हम कहते हैं खुद खाने बनाए, कोई मेरी सिस्टर बनाए। खुशी यही है कि मेरी एक बहन बना के ला रही है खाना, एक मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मेरी मिसेज बना रही है, तो हम सब इकट्ठा करें, वन डिश सब बना के लाएं, दस्तरखान लगे, तो ये ईद की खुशियाँ हैं। वैसे तो देखें सारा साल आप बाहर कर रहे होते हैं, तो मैं तो हैदराबाद से कपड़े लेता हूँ, खुद बनवाता हूँ, खुद वॉस्केट कोट सारे वहीं से सिलवाता हूँ। मैंने कभी भी अपना अनस्टिच लेता हूँ, स्टिचिंग वाले पे कभी नहीं जाता। कि देखिए वही खुशी होती है ना, अपनी मैचिंग का सूट लिया, शूज भी मैचिंग के लेंगे,
और चीजें लेके उसका एक अपना। सही। तो आप हैदराबाद जाते हैं तो कब निकालते टाइम आप शॉपिंग पे जाने के लिए कि भाई कपड़ा मैंने खरीदना है? देखिए हम तो अक्सर जैसे कभी मीटिंग्स में जा रहे थे, अक्सर रमजानों में शुरू में भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से हमने रोजा भी नहीं खोला, चले गए वहाँ पे कजन को, हम रोजा आपके पास खोलेंगे। सही। गाड़ी खाते पे गए, कपड़ा लिया, चूड़ियाँ कजन के लिए ली, जगह भी बता दिया। हैदराबाद की चूड़ियाँ जो है पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, यहाँ से जाते हैं, लिस्ट बन की जाती है, मेरा ये साइज, हम चूड़ियाँ कजन के यहाँ के दोस्तों लाते हैं, फैमिली के लिए। गाड़ी खाते थे, कपड़े लेते हैं, तिलक चाड़ी पे तो भाभी के साथ नहीं करते शॉपिंग आप? मतलब वहीं साथ फैमिली भी जाती है। मेरे तो कोशिश होती है कि रमजान से पहले बच्चे ले लें, कोई भी टेलर आपको इतनी जल्दी सीखे नहीं देता। मेरे बच्चे भी हैदराबाद से सिलवाते हैं, वो भी हैदराबाद में चांदनी के ऊपर सारे हमारे पुराने टेलर। अच्छा भाई देखें, ये टेलर के हवाले से बता रहे हैं। तो टेलर जो आपके पुराने टेलर हैं वो अब कुछ स्टाइल चेंज करते हैं आपका कि आमिर भाई अब तो आप देखें, आमिर भाई अब तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, आप पॉलिटिशियन बन गए हैं, अब तो आप बहुत सारे अपना आजकल क्या तो स्टाइलिंग करके देते हैं क्या आपको? देखिए आजकल ना जितने भी आप पॉलिटिशियंस को देखें वो सिंपल्स पे आ गए, यानी शलवार कमीज होगा उसकी मैचिंग की बास्केट है। देख लें इमो भाई, ड्रेसिंग ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस कुछ भी हो, लेकिन हम ना थोड़ी सी अपनी ग्रेस और जो हमारा पेशा होता है उसके भी कैरी इवन मेरी शादी थी एंड आई वाज सो कंसर्न्ड कि मेकअप और कपड़े ऐसे हो कि जो आपका प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। लेकिन हम लेजिस्लेटर, आई एम द लेजिस्लेटर, तो अगर हम किसी अपना वो नहीं कर सकते ना कि अगर आपके लोग आपको देख के आपको कॉपी कर रहे हो। हमारी जितनी भी पॉलिटिशियन से बात होती है माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि वो ये कहते हैं कि नहीं हम अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान देते हैं क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें बहुत सारे लोगों पे जाना होता है और जाहिर सी बात है वो आवाम की खिदमत करते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग होना चाहिए और जो हमारा पर्सनैलिटी भी बिल्ड हो जाती है। सलवार कमीज हमारा कल्चर है। हाँ सही। हमें तो खुशी होती है ना खुद कपड़ा लें खुद सिलवाएं। सही। तो हम उस कल्चर को आगे लेके चलते हैं। मैं तो हम कोशिश करते हैं हमारे कुलीग भी कि हम सलवार कमीज पहने और वो रिप्रेजेंट भी इस तरह कि देखिए हम अपना अगर आपने बिल्कुल ही अपनी चीजें छोड़ दी जो लोग अपने कल्चर को, अपने अदब को, तहजीब को छोड़ देते हैं तो वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। हमारे पास क्या है, जब पाकिस्तान बना था तो हम क्या लेके आए थे? हमारे पास ये अदब था, तहजीब, बेशक, और हमारे ये कल्चर था। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं। और जब अगर हम इससे बिल्कुल ही लिखे, क्योंकि आने वाली सदी और जो AI का दौर चल रहा है, अगर हम अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सके तो ये समझ लें शायद हमारे लिए आखिरी साल होंगे। चलिए जी मीर भाई, आपका ड्रेसिंग सेंस और आप किस तरह से बड़े चूजी हैं, मतलब 3-4 दिन लगाते हैं, सोचते हैं, ऑनलाइन देखते हैं क्या चल रहा है, कौन सा कुर्ता, या बस इमू भाई की तरह गए और खरीदा? नहीं, बिल्कुल भी चूजी नहीं हो। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा लगे बस वो कहीं से, बस जो अच्छा लगे, ऑनलाइन हो या स्टोर्स में हो। और फैमिली के साथ भी नहीं जाते शॉपिंग कराने? बिल्कुल जाता हूँ, ये तो ड्यूटी है। अच्छा ड्यूटी है। पहले अशरे में एक विजिट होता है, फिर दूसरे में होता है, फिर थर्ड पे आखिर में चांद रात से दिन पहले। अच्छा। बैंगल्स वगैरह के लिए, बैंगल्स वगैरह के लिए कपड़े कोशिश होती है कि दूसरे अशरे तक ले लिए जाए। हाँ सही। तो ये विजिट्स तो मस्त। वो कहते हैं ना, हमारे एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, जैसे मुझे याद आता तो मैं बताती हूँ। आई गेस नबील भाई, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन जो है ना वो 3 दफ़ा जाती हैं। एक दफ़ा वो मार्केट जाती हैं सर्च करने के लिए कि क्या आया हुआ फिर उसके बाद वो दोबारा जाती हैं ये देखने के लिए कि भैया फाइनली ये आ गया, मुझे लेने चाहिए। एंड थर्ड टाइम जाके इट्स डन, अभी ले लेना चाहिए। तो वो जो है फिर बाकी हमारे यहाँ ना हम सब ऐसे ही हैं, पहले ट्रेंड जरूर चेक करने के लिए एक दफा जाते हैं। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं, पता चल जाता है कि माइंड बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा इमो भाई, आपको आपकी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी लगती थी? मतलब आपको लगता था भाई ये एक्यूरेट बिल्कुल ड्रेसिंग? आप किससे इम्प्रेस थे? ड्रेसिंग सेंस है या पर्सनैलिटी है एंड ऑल दैट? इम्प्रेस तो नहीं होते हमें ऐसे किसी से। अच्छा। ऐसा नहीं है, मगर ये है कि वेल ड्रेस्ड लोग यहाँ पे पाकिस्तान में म्यूजिशियंस, आई थिंक म्यूजिशियन नहीं वैसे भी कोई ओवरऑल मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन भी देखे हैं, दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड पीपल, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं तो मैं उनका नाम ले लूंगा। आपके तो कलीग्स हैं तो मैं पहले से बता दूं। फैसल सब्जवारी हैं, फैसल भाई बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, बिल्कुल। मुस्तफा भाई हैं, बिल्कुल हमेशा से बहुत वेल ड्रेस में रहे हैं। मुस्तफा भाई ने सही था, हमारे साथ बहुत खूबसूरत जीन्स और शर्ट व्हाइट कलर की पहनी हुई थी। अच्छा, बहुत हैंडसम लग रहे थे। जी, उनकी बड़ी तारीफ है। एक ऑरा कैरी करते हैं ना, आप एक पर्सनालिटी होती है, आप इस तरह करते हैं। इस तरह तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बड़ा एनहांसिव लगते हैं। आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग करने का किसको? देखिए अभी तक तो
जो है ना, मैं नंबर 1 पर अगर किसी को कहूँगा तो मुस्तफा कमाल भाई। चलिए मुस्तफा भाई जरा सुन लें। और फैसल भाई भी जो है, मगर वो फैसल भाई मुस्तफा भाई के बाद आते हैं। अच्छा, फैसल भाई नंबर 2 पर है। हम लोग वो थी डिस्ट्रीब्यूशन थी केकेएफ की, तो सबसे खूबसूरत मुस्तफा भाई लग रहे थे। अच्छा भाई, चले मुस्तफा भाई सबसे। और खाने पीने का शौक किसको है सबसे ज्यादा? खाने पीने के अंदर तो काफी लोग हैं। अच्छा। खाने पीने में हमारे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी है। अच्छा। आदिल अस्करी, हमारे इंजीनियर आदिल अस्करी। अच्छा अच्छा, बहुत, यानी कि अली खुर्शीदी तो बहुत ज़्यादा है उस हिस्ट्री में, वो कहते हैं खाने की डिशेस के मामले में बिल्कुल। अच्छा, बहुत बस फिर पूछो नहीं, खाना लग गया है। के मामले में सीरियस हैं वो। खाने के मामले में वो बहुत सीरियस है। चलिए जी मीर भाई, एक सॉन्ग सुनाइए प्लीज। सुपर भाई सुपर। चलिए जी, जबरदस्त हम सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं मीर भाई से, और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं। ईद की करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई ईद की बात हो रही है और खुशियों की बातें कर रहे हैं हम, और ये बातें कर रहे हैं आज हम कि सिंगर्स जो हैं वो कैसी ड्रेसिंग करते हैं, और साथ साथ पॉलिटिशियन जो हैं वो कैसी ड्रेसिंग करते हैं, इनकी ईद कैसे गुजरती है। इमू भाई ये बताएं, आपने अभी तक ना नाम नहीं बताया, आपने वैसे तो बता दिया, लेकिन आपने अभी तक नाम नहीं बताया कि ओवरऑल इन मीडिया आप किसकी जो है ना वो पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं या आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कोई शख्सियत हो जिनको आप फॉलो करते हो, आप जिनके बारे में सोचते हो कि नहीं यार ये पाकिस्तान में ड्रेसिंग के मामले में या आर्टिस्ट के मामले में, हाँ हाँ, आई थिंक जो अभी जो करंट हैं मैं उनकी बात करता हूँ। आतिफ असलम है, बहुत अच्छे, ग्रेसफुल हैं। अली जफर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो जिनको पता, बिकॉज देखें ये दोनों फॉल भी करते हैं एज एन एक्टर ऑल्सो, मगर कि आतिफ और इन दोनों की बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, स्टाइलिंग है। Of course, फवाद खान, फवाद खान है, शान है, the great शान। They are, I mean, they have great personalities और बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, और यू नो ग्रेस है उनकी एक। सही, ये चीज सही। अच्छा इमू भाई, अगर आप सिंगर ना होते तो आप क्या होते? क्रिकेटर होता। क्रिकेटर होते आप? क्रिकेटर। ओह, इमू भाई आपने अभी भी, क्योंकि रमजान में बहुत सारे रमजान की क्रिकेट खेली है। हाँ जी, वो बहुत सारी जिंदगी खेली है, बस वो क्रिकेटर होता है। सही। ये क्रिकेट की बात करके ना थोड़ा सा आप हमें उदास कर देते हैं, बस अल्लाह ताला। हाँ, हमने तो मैच भी देखने कम कर दिए हैं अब। बिल्कुल। वो अब मैं, मेरे अम्मी अब्बा कहते हैं आओ बेटा मैच देखो। मैंने कहा मैं फोन पे देख रहा हूँ। मतलब अभी भी देखते हैं, और उम्मीद हर दफा हमारी हाई होती है। पाकिस्तानी तो हमारे क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के जो है ना वो कहना चाहिए बहुत ज्यादा फैन है पाकिस्तानी क्रिकेट के, और अभी भी ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं ना अगला मैच हमने नहीं देखना, और भी ड्राइंग रूम से छुप छुप के देख रहे होते हैं, पूछते क्या स्कोर हुआ है। ऑनेस्ट भाई, आपने ना हमारे दुख दर्द जगा दिए, यानी हम इतना प्राउडली कहते हैं अब तो हम देखेंगे नहीं, लेकिन क्या अगेन हम चेक करते रहते हैं क्या हुआ। नहीं भाई, क्या हुआ। क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा फैनशिप है, एक ऐसा फैन मोमेंट है, और हमारे क्रिकेटर्स हमारे लिए इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर वो हमारी टीम हार भी जाती है ना, नेक्स्ट टाइम फिर वी होप कि आज तो तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। जो क्रिकेटर्स थे वो सारे कहाँ से चले थे, जो हमारी टीम थी वो कहाँ से चली थी। वजह क्या है कि आपके पास बेसिक ग्राउंड्स, और वो सारे गरीब घराने के बच्चे होते थे। आपके पास आज ना ग्राउंड, आमिर भाई मसला सारा ये है कि ये अब आपने बेसिक स्ट्रक्चर आपका खत्म हो चुका है, तो क्रिकेट के लिए बेसिक सिस्टम खत्म नहीं हुआ। मसला ये है कि जब आप किसी भी क्रिकेटर को चांस देते हैं ना, अगर एमओ भाई वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसमें तो किसी का कसूर नहीं है, उसका खुद का कसूर है ना। आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, आप उस ग्राउंड में खेल के स्ट्रेटजी या प्लानिंग को नहीं समझ रहे हैं, गली मोहल्लों से बच्चे आते हैं। फोकस लेकिन किसी एक या दो या तीन क्रिकेटर्स की गलतियों की वजह से ना आप पूरे सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप ग्राउंड में मौजूद है ना, आप खुद कैप्टन हैं, आपकी टीम मौजूद है, आपको पता है कि आपने ये शॉट देख के मारनी है, अगर आपने नो लुक भी करना ही है तो आप देखेंगे तो सही ना। बाकी भी तो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना, तो हर चीज का इल्जाम जो होता है ना वो आप सिस्टम पे नहीं डाल सकते। एक्चुअली प्रेशर बहुत, सोशल मीडिया ने प्रेशर और बढ़ा दिया है। बिल्कुल, इट बिकम्स वेरी अप क्लोज एंड पर्सनल हो गया ना। तो आप ना चाहते हुए भी आप वो देखेंगे, कोई ऐसा कमेंट होगा, आप डिसहार्टन होंगे या प्रेशर में आएंगे। एग्जैक्टली। तो ये कोई
एक साइड होगी जो आपकी पॉजिटिव तारीफ करेगी, बुराई करेगी। कुछ लोग कहेंगे आप स्लो खेले, कुछ लोग कहेंगे आप फास्ट नहीं खेले। खेल में ये चीजें होती हैं। आई थिंक एक टीम ने जीतना है और दूसरे ने हारना है, बट एक दिन हमेशा हारना है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। जब भी तो हमने कहा कि ये तो फिर ऐसा दुख है ना कि फिर जो साथ साथ चलता ही है, ये तो होता ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि अब आपने जैसे क्रिकेट का जिक्र किया या हम कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप किस पर्सनालिटी से जो है वो इम्प्रेस होकर पॉलिटिक्स में आए थे? देखिए, मैं तो पहले खालिद भाई के साथ बुक्स पढ़ता था। खालिद भाई के साथ मैंने बड़ा काम किया है। अच्छा। तो मैं अभी रिसेंटली इलेक्शन से कोई 1 साल पहले एमकेएम मैंने ज्वाइन की। मैं काफ़ी मुराद अली शाह साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा। तो खालिद भाई के साथ मैं काफ़ी काम करता था। खालिद भाई तालीम के ऊपर बहुत काम करते थे और मैंने उनसे बड़ा अदबी चीज़ें सीखी और मैंने बड़ा उर्दू लिखना, यानी कि वो वाली उर्दू जो बड़ी मुश्किल उर्दू होती है, असल उर्दू तो हमारी वही है, तो बड़ा सीखा। तो उन्होंने कहा आप इतने हैं, आप लोग आए ज्वाइन करें एमकेएम को और आप शहर के लिए काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तालीम पे हम काम करें, आप हमारे साथ पार्ट में बने और शामिल हो। मैंने 12 स्कूल अडॉप्ट भी किए हैं सिंध गवर्नमेंट से। अच्छा। तो हम असेंबली के अंदर लेके आए थे कि आए एमपीएस स्कूल अडॉप्ट करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस पता चले कि वो कितने सिंसियर हैं अपने स्कूल गवर्नमेंट के ठीक करने के लिए। सही। तो किसी ने 3 स्कूल लिए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 5 लिए, तो मैंने 12 लिए। तो हम लोगों ने स्कूल लिया, हम उन पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ही करवा रहे हैं। अच्छा। यानी गवर्नमेंट उस पर बजट भी दे रही है और रेनोवेशन भी हो रहे हैं। कुछ हम अपने बिल्डर्स को, कंपनीज को भी कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि देखिए हम लोगों के टाइम पे सरकारी स्कूल थे, मैंने गवर्नमेंट से पढ़ा है। तो मैंने कहा आज हमारे स्कूल क्यों इतने पीछे चले गए? अगर यही वो वाहिद रास्ता है अगर मुल्क को आगे निकालना है, तालीम बहुत, क्योंकि तालीम के अंदर आप समझ लें 2% लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी 98% लोगों ने गवर्नमेंट से ही पढ़ना है। इतने बड़े लोगों के पास वसाइल नहीं है। बिल्कुल। मैं ये खालिद भाई से इम्प्रेस हुआ, मैंने खालिद भाई ने कहा इसका पार्ट बने। तो मेरी ख्वाहिश थी कि सिर्फ तालीम के ऊपर काम करें, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। हमने गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा, मेरी वालदा ट्यूशन पढ़ाती थी, फैसलाबाद की अम्मी ग्रेजुएट थी तो ट्यूशन पढ़ाती थी हमें, तो हम पुरानी बुक से पढ़ के आगे बढ़े। तो मैं कहता था कि चलें असेंबली में आके मैं तालीम के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि हम तालीम के लिए बड़े, हमारे पास नंबर्स ख़राब हो चुके हैं और हम जोर लगा रहे हैं कि तालीम को कैसे बेहतर, ये समझ लें वो है कि अगर मुल्क के लिए कुछ करना है, अगर मुल्क ने मुझे पैदा किया, मुझे नाम दिया है, तो हम तालीम में अपना हिस्सा डालें। तालीम के बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन हम लोग लीगल अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास बेसिक तालीम नहीं है तो आप कानून नहीं समझ सकते और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और अब देखिए मैडम ने जामशोरी की बात की, आप कराची से बाहर निकले तो मैडम खुद बता सकती हैं। और देखिए लेजिस्लेटर अब इतने रूल्स और आइन एक्ट पास हुए हैं कि किसी को पता ही नहीं है, नहीं असेंबली ने इतने कानून पास किए हैं, आपके फायदे के हैं, सारे आवामी फायदे के हैं, मगर नहीं पता होता लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अभी मैं मारी अभी रिसेंट में एक न्यूज़ सुन रही थी जिसमें शायद खवातीन को ये बात पता ही नहीं है कि अगर उनकी खुदा ना खास्ता डिवोर्स होती है या वो अपनी चीजें लेकर वापस आती हैं तो उसमें जो गिफ्टेड चीजें हैं वो वापस नहीं जाती और वो खुद रख सकती हैं। जबकि यहाँ यूजुअली ये होता है कि अगर किसी की डिवोर्स हुई तो ससुराल वाले कहते हैं हमने दिया था, हमारी चीजें हमें सारी वापस कर दो। एक लफ्ज़ में ऐड करूं कि देखिए सबसे कौमी असेंबली के बाद सिंध असेंबली ने कानून पास करे उसको 5 साल हो चुके हैं, थैलेसीमिया। इसको लाजमी प्रोग्राम में उठाया करें कि लोग शादियां कर रहे हैं और टेस्ट नहीं कराते। समझते हैं ईरान ने थैलेसीमिया में बिल्कुल सफाया कर दिया क्योंकि उन्होंने कानून पास किया था शादी से पहले टेस्ट। आज मेजर थैलेसीमिया बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, तो वजह क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं, हम पढ़ नहीं पा रहे। बिल्कुल, हमने इस हवाले से रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन में पूरा चंक किया था जिसमें आसिफ इकबाल साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया था कि उनके वहाँ से फ्री टेस्ट होते हैं। हमने इसके बारे में पूरा प्रॉपर शो किया। तो आप लोगों को ना रूल्स भी पता होने चाहिए, आप लोगों को लॉ भी पता होना चाहिए। खवातीन को तो स्पेशली लॉ पता ही नहीं होते। इवन मैं इतने हमारे सामने केसेस आए हैं, इवन मैं आपको ये भी बताऊं कि ईद के दिन भी अक्सर कॉल्स आ रही होती हैं हमें घरेलू तशद्दुद की या हरासमेंट के केसेस और इस तरह की, और अक्सर चांद रात और इन पे भी काफी ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजें हम अपने आसपास देखें, चाहे कोई त्यौहार हो या आम दिन हो, अपना ये हम आदत बना लें कि हमने रिपोर्ट जरूर करना है, हमने इदारे तक इन्फॉर्म जरूर करना है। अब यहाँ पर जब हम कानून की बात करते हैं तो आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे खवातीन के खिलाफ केसेस होते हैं कि जिसमें
जो एक्यूज होते हैं वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि ये तो होता है सोसाइटी में, अगर मैंने कर दिया तो क्या हो गया। हाँ। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे जायदाद के राइट्स के बारे में भी जरूर बात करूंगी, क्योंकि वो बेटियों को हम देखते हैं कि कम दे रहे होते हैं, नहीं दे रहे होते, बल्कि हमारे भाई जो है भी बहुत ज्यादा जोर इस बात पे दिया गया है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर आप बेटी को जायदाद में हिस्सा दे भी देते हैं और आपने उसको तालीम नहीं दी, तो अगले लोग अंगूठे लगवा के सब कुछ मसला ले लेते हैं। एजुकेशन का है, एजुकेशन, शऊर, सोशल, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है ना, तो किसी भी फील्ड में आप काम नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह से आप करना चाहते हैं। इमू भाई, अब किसी ने अगर सिंगर भी बनना है तो यूजुअली क्या होता है, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, स्पेशली मीडिया के लोगों के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें तो इतनी तालीम की जरूरत नहीं होती, इसमें तो टैलेंट चाहिए होता है। अगर किसी की आवाज़ खूबसूरत है, भाई वो तो सिंगर है, फाइन इनफ कि आवाज़ का खूबसूरत होना, उसका मेलोडियस होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी तालीम आपको हर फील्ड में कॉम्प्लीमेंट करती है और ये काम आती है। लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं, सर्टन फील्ड्स चूज करते हैं, सर्टन चीज़ें चूज करते हैं और वो कहते हैं फाइन इनफ, बस ये इस काम में इतनी ही तालीम, इतना ही दिमाग चाहिए, ये इससे हो जाता है। उससे कितना बड़ा नुकसान होता है? नुकसान सबसे बड़ा होता है, उसकी पजीराई सबसे कम होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। एज अ टैलेंट, कोई भी एक टैलेंट हो गया, वो सिंगर हो या म्यूजिशियन हो, ठीक है ना, सही, वो फील्ड में आता है, अगर उसकी नॉलेज नहीं है, पहले तो धक्के खाएगा, ठीक है जी। फिर अगर उसने कहीं एक जगह बना ली तो कोई एक कंपनी आएगी और उसको बोलेगी लाइए हम आपका सारा डेटा लेते हैं 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, और फिर आप उनके गुलाम बन जाते हैं। सही, बिल्कुल। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता नहीं है वो क्या है, वो आपसे कुछ बोलेंगे, लिखेंगे कुछ, लिखवाएंगे कुछ, आपको दिखाते कुछ हैं। तो बहुत सारे लोग रोज इस जाल में फंसते हैं, हम जैसे भी फंसे थे। अच्छा। जी 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 जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। देखिए, आपको इस फील्ड में आते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप मार खा के ही सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा। ऐसे थोड़ी हो गया कि बस आ गए और आप स्टार बन गए। वो मेहनत तो आप घर से करते हुए आ रहे हैं। जो कहते हैं ना आम जबान में, घर से सपोर्ट नहीं मिलती। खैर, आई एम द मोस्ट लकीएस्ट एंड ब्लेस्ड कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर मैंने बहुत लोगों का हाल देखा है, घर से सपोर्ट ही नहीं है म्यूजिक में। सही, वाकई नहीं है। अच्छा, उनको एक खौफ है और जायज है वो खौफ, ठीक है ना। अगर आप मीर की तरह एक टैलेंटेड इंसान बन गए, तो फिर आप धक्के खाते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्रेक मिलने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, राइट लोगों से मिलना होता है, वो नहीं मिल पाते हैं। तो आपका टैलेंट तो आप सीख गए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लस आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप यू आर नोबडी, आप जानते नहीं हैं। तो वो ब्रेक मिलना और ब्रेक्स और उस टैलेंट का वो जो सफर है ना, बहुत पेनफुल होता है बहुत लोगों के लिए। बहुत डिसहार्टन लोग हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, कुछ और फील्ड बदल देते हैं। तो ये सब तालीम की वजह से। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनका पढ़ा लिखा होना और सेंसिटाइज्ड होना पूरे मुआशरे के लिए ज्यादा है, क्योंकि वो जो दे रहे होते हैं ना, कंटेंट, द लिरिक्स, और एक गाने वाले को पता होना चाहिए कि मैं क्या गाने जा रहा हूँ। मसला सारा ये है कि असल में मसला ये होता है कि आप जो भी कोई चीज कर रहे हैं, इनफैक्ट आप गाना गा रहे हैं, आप कोई और एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप थिएटर में काम कर रहे हैं, अगर आप तालीम याफ्ता है ना, तो आपका दिमाग खुला हुआ होता है। अच्छा, सब लोग सीखते हैं, कॉलेज, स्कूल और दोस्तों के साथ मिलके बैठ के एक्सपोजर लेके आ रहे होते हैं। हम लोग टीवी से सीखे हैं, ड्रामों से सीखे हैं, गानों से सीखे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जितने क्वालिटी उनकी अच्छी होगी, वो मुआशरे की बेहतरी और तरबियत के लिए होगी, उतना अच्छा होगा। हमारे मुल्क के बड़े बड़े शायर हैं जिनके हमने कलाम हम सुनते हुए आए हैं, हम सुनते बड़े हुए हैं, कुछ लिखा तो आज तक वो हो रहा है। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा दूर ना जाएं, हमारे बहुत प्यारे सीनियर हम सब के अनवर मकसूद साहब, अगर वो कुछ लिखते हैं, अमेजिंग राइटर, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो दूर तक जाती है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। बेशक बात वही होती है ना कि अगर आपने किसी को कहा ना, अगर आपने 4 लोगों को बिठाया और आपने किसी को कहा कि आप ये ऐसे लिख दें, या आप इसके ऊपर जो है ना वो कोई आज हेडलाइन बना दें या कोई कैप्शन दे दें, हर बंदा अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंगली उसको लिखेगा, लेकिन जिसका एक्सपोजर होगा, जिसको पल्स पता होगी, जिसका एक्सपोजर होगा, वो थोड़ा आगे भी सोचेगा कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उसकी राइटिंग स्किल्स
उसकी तमाम तर चीजों में आपको फर्क महसूस होगा और वहीं आपको तालीम का फर्क भी महसूस होगा। ऐसा ही है। तो ये चीज तालीम जो है ना, वो आप जिंदगी में कोई भी काम करें, अगर आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, मतलब अगर आपने एक फ्रूट का ठेला भी लगाया हुआ है ना, तो ये मत सोचे कि तालीम हासिल नहीं करनी है। आप उस तालीम से उस फ्रूट के ठेले को ना होटल बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तालीम की जरूरत है, तो जरूर तालीम हासिल करनी चाहिए। अब आमिर भाई, आपने अब ये एजुकेशन का जिक्र छेड़ा एंड ऑल दैट, तो आज ईद के मौके पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को भी और तालीम के हवाले से भी? देखिए, मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको, अपने दोस्तों को, सबको मशवरा देता हूँ कि अगर आप समझते हैं ना कि आप एक बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो कर लें। अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और हम कहते हैं दस्तरखानों पे हम जगह जगह जो खर्च कर रहे हैं, आप एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं ना, तालीम के लिए अडॉप्ट कर लें। हम बिजनेसमैन को कहते हैं आए बिजनेस तालीम में पार्टनर बने, यही रास्ता है मुल्क को आगे बढ़ाने का। आज देखें हिंदुस्तान के अंदर IT के अंदर वो कितने डॉलर जो है आ रहे हैं। आज हम क्यों पीछे हैं कि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे, कि हम ना जॉब पे जा पा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों ने हर जगह पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स हासिल कर ली है। आज आप हिंदुस्तान के मुसलमान भी तालीम में पीछे रह गए। आप उनकी पहली प्रायोरिटी तालीम है, उनका पहला मकसद तालीम है, उसके बाद कंपटीशन। देखिए, हमारे पास भी जगहें खुली हुई हैं, स्कूल्स बेहतर हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, मगर हम क्यों नहीं कर रहे? हमें इसके लिए जिसको जितना मौका मिलता है कैंपेनिंग चलाएं, अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करें कि बच्चों को अडॉप्ट कर लें, कि अगर आप 1-2 बच्चे भी पढ़ा सकते हैं तो उनको लेके चलें हायर एजुकेशन तक। तो अगर आपके बच्चे 3 पढ़ रहे हैं तो आप समझते हैं एक बच्चा और हो जाता है तो आप सोचेंगे वो मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बनेगा, मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बनेगा। चले जी, आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए ईद के दिन, क्योंकि आमिर भाई को जाना है, तो आमिर भाई को फिर हम जो है वो जल्दी यहाँ से रुखसत करेंगे। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको एक और जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई एक और पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है और ये भी सिंगर हैं और ये सूफी सिंगर हैं और इनकी आवाज़ बहुत अमेजिंग है। मेरे प्रोग्राम में इससे पहले भी आ चुकी हैं, मिलवाते हैं आपको अनीना से। अनीना फिदा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक और बहुत जबरदस्त लगा कि आप लोग के साथ दोबारा ईद हो। हाँ भाई, दोबारा ईद हो गई। और अनीना आज एक्साइटेड एक तो ईद की वजह से और दूसरा इस वजह से है कि यहाँ पर ईमू भाई हैं और यहाँ पर मीर भाई हैं और ये इनकी है फैन। मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। हाँ सही नीना, तो फिर आज तो बड़ा अच्छा मौका है कि एमू भाई यहाँ मौजूद है, मीर भाई यहाँ मौजूद है, तो इनके सामने बस फिर आप एक सुनाइए कोई हमें परफॉर्म करना है। अब आप देख लें। देखिए, उस्तादों के सामने बड़ा मुश्किल होता है परफॉर्म करना। इनसे बाकायदा इजाजत ली जाती है, सर इजाजत। ये हमारी पुरानी, इसको समझे परंपरा। परंपरा, बिल्कुल आपकी इजाजत से। देखिए, हमने आपका ख्वाब पूरा करवा दिया आज। अरे क्या बात है जी। सिटी 21 जो है वो कमाल का चैनल। जी जी, मैं आपको क्या सुनाने जा रही हैं? हाँ, मैं अपनी एक चीज है, आप बताएं सूफी सुनेंगे या कुछ क्या? जो आपको अच्छा लगे आप बस वो सुनाइए। चले, मैं यहाँ पे आपको इंस्पायर करने जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छे लिरिक्स और हमने उसको मैंने उसको कंपोज किया और फिर बहुत अच्छी आवाज है। सही। इमू भाई देखिए कितना टैलेंट है हमारे पास ना, टैलेंट बहुत है भाई हमारे पास। अच्छा अनीना, ये बताएं ईद वाले दिन क्या होता है, कैसे ईद सेलिब्रेट होती है? आज तो आपके साथ है और आधी ईद आपके साथ गुजरेगी, इसके बाद घर में चांदों बहुत ज्यादा मजे की होती है कराची में। सही। और फिर शाम में थोड़ी एक्टिविटी होती है, फैमिलीज वगैरह आना जाना, और 3 दिनों तक फिर हम लोग फैमिलीज आना फिर जाना वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह का, ज्यादातर खाने ही हो रहे होते हैं। खाने ही हो रहे होते हैं। ईद के बाद फिर इवेंट्स भी तो शुरू हो जाते हैं ना। इवेंट्स भी बहुत चौथे दिन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 3 दिन हम सुकून से होते हैं, चौथे दिन से फिर हमारे इवेंट्स से स्टार्ट हो जाते हैं। सही। अच्छा, तो ईद की तैयारी कैसे होती है फिर? क्योंकि आप जो हैं वो माशाल्लाह बहुत शौकीन भी हैं कपड़ों की और बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो किस तरह से फिर कुछ इवेंट के हिसाब से भी तैयारी करी होती है कि भाई उस तरह भी कपड़े लेने के वो आगे इवेंट पे भी? क्योंकि इवेंट में मेरा एक स्पेसिफिकली एक स्टाइल है जो कि मैं कैरी करती हूँ, बड़ा वो टर्बन वगैरह होता है मेरा, तो कोशिश ये होती है कि कल्चरल टच दिया जाए अपने कपड़ों ईद के लिए। तो फिर वो बड़ा प्यारे लगते हैं वो ड्रेसेस भी ना, बहुत प्यारे। हाँ, डिफरेंट, वो एक पूरा एक कल्चर जो है वो पता लगता है कि क्या कल्चर है। वो चीजें, और प्लेन सूट ज्यादा लेते हैं, उसके ऊपर वो बाया या पर आ जाता है उसके बाद, वो सारी चीजें यानी मिक्स होके। हमारे तो कपड़े पूरे साल ही चलते रहते हैं, कोई चीज पसंद आ जाए तो कम टाइम मिलता है तो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो ग्रैब कर लेते हैं और जाके घर पे जमा कर लेते हैं। तो ईद के दिन पे तो आपके सामने मैंने बड़ा अच्छा से जोड़ा, माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही है। अच्छा जी, ये बताएं खाने में क्या बनता है घर में और कौन बनाता है स्पेशल? अच्छा, मेरे घर में
एक खास मेन्यू है जो कि हमारे घर में बनता है। वो होता है कि फ्राई फिश होती है, सिंधी मेन्यू उसको मैं कहती हूँ। हमारा फ्राई फिश होता है, आलू फ्राई होते हैं, भिंडी फ्राई होती है, बी होते हैं, टिपिकल सिंधी। हाँ जी, और सेवइयां होती हैं बस ये, और एक वो क्रश जो राइस होते हैं जिसको हम पेहू चावल कहते हैं, वो हमारे पेहू चावल जो राइस होता है जिसको पोहा भी कहा जाता है, लेकिन वो गुड़ में मीठा बनता है तो बड़ा अच्छा मजे का बनता है। ये तो लाजमी चीजें हैं, ये हमारे कल्चरल चीजें हैं ना, वो हमारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मेहमान भी इंजॉय करते हैं। बिरयानी तो वैसे ही बनती है, वो तो सिंधी बिरयानी सभी को पता है। हाँ, सिंधी बिरयानी तो सभी खाते हैं, सिंधी बिरयानी तो सभी खाते हैं। आपके यहाँ क्या बनता है? बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं और पहले से प्लान हो जाती हैं। अच्छा, शीर खोरमा इज समथिंग, उसके बिना मैंने बचपन से लेके कोई ईद नहीं की, और अम्मी के हाथ का, अम्मी के हाथ का। और जब व्हेन आई गेट मैरिड तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश की और बड़े मज़े का बना, बट स्टिल शाम को मुझे वो अम्मी के हाथ का खाने की जो आदत पड़ गई है हाथ का ही शीर खोरमा अच्छा लगता है। तो मैं कितना भी अच्छा बना लूं सबा, लेकिन वो जो अम्मी के हाथ का जायका है मुझे तो वो कहीं नहीं आता। बट स्टिल शीर खोरमा हो गया, मछली जरूर बन रही होती है एक टाइम में, और उसके अलावा पीहू, माय फादर वो तो नाश्ता ही पीहू या सवैयों से कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हम बस कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बहुत मज़े की चीज़ें हों जो कि सबको अच्छी लगे। अच्छा, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना घर के, उसमें जेनजीज और ये जो आजकल आ गए हैं अल्फाज, ओ माय गॉड, दे आर टू चूजी। हम लोग तो भाई सब खा लेते थे, हमने ये नहीं खाना, हमने अच्छा तो उनके लिए फ्राइज, अब ईद पे भी फ्राइज अलग बन रहे होते हैं उन लोगों के लिए। सो आई थिंक दिस इज हाउ सबकी, छोटे से बड़े की सबकी ख्याल रखा जाता है, और खाने ही चल रहे होते हैं। जितना वेट हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, रमजान में सारा हमारा ईद के 3 दिनों में बराबर हो जाता है। उसमें मिठाइयाँ और केक्स और ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। अच्छा इमू भाई, आप क्या सेवइयां या शीर खुरमा या क्या, मतलब ईद का आगाज शीर खुरमा? अच्छा, मेरी अम्मी बनाती हैं। अच्छा, उनके हाथ का होता है। सही। वो एक रिचुअल ये भी है कि हम नमाज पढ़ के सारे भाई हम घर में नाश्ता करते थे, तो अब थोड़ी सी उम्र बड़ी हो गई तो हम लंच करते हैं, लंच होता है। हाँ, सब मिल जाते हैं। हाँ, तो अम्मी बनाती हैं वो। अच्छा। हाँ, अभी मैं निकल रहा था, उससे पहले मेरी अम्मी मुझे मेन्यू बता चुकी थी। ये सब कुछ है। चलिए जी, मीर भाई आपके यहाँ शीर खुरमा या सेवइयां? शीर खुरमा तो होता है, बट चावल की खीर जरूर होती है। चावल की खीर वो हर ईद में होती है और वो मेरी फेवरेट है। अब वो ट्रेडिशन है आपका? पहले वालिदा बनाती थी, अब वाइफ बनाती है। अच्छा। मेरी भाभी भी बनाती थी, सबका टेस्ट एक जैसा है। अच्छा। सब एक जैसी चावल की खीर। हाँ। अच्छा। और एक कोकोनट बर्फी होती है वो। मुझे बताएं, आप लेकर क्यों नहीं आए? ये लेके आना चाहिए, अधूरी हो गई। लेके आना चाहिए। और इसके अलावा ट्रेडिशनल बिरयानी है। और ईदी किससे ईदी मिलती है आपको, और किसको ईदी देते हैं आप, ये बताएं। अब तो खैर देने वाली उम्र आ गई है, पहले जमा होती थी। अब जो बच्चे हैं उनको ईदी बांट देते हैं। सही। जो बड़े हैं मेरे भाई वगैरह वो सब देते हैं। चले जी, बिल्कुल खुशियों की बात हो रही है, ईद की बात कर रहे हैं, तो मीर भाई से हम एक सॉन्ग सुनते हैं। और अगर अनीना आप दोनों मिलके कुछ गाना चाहें तो आप दोनों मिलके गा सकते हैं। मैं सुनना चाहूंगी आपको। बिल्कुल, मैं सुनना। मीर भाई आप वो सॉन्ग सुनाइए। वो गाना जिसने फ्यूजन को फ्यूजन बनाया, खमाज, सबका फेवरेट होगा। मेरा तो टीचर है वो गाना। सही। वेलकम बैक। तो भाई ईद की बातें हो रही हैं और ढेर सारी बातें हो रही हैं, और आज इमू भाई ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। हमें पता चला भाई किस तरह से वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। फिर मारवी से हमारी बात हुई, आमिर भाई से बात हुई, मीर भाई ने बताया। तो सबकी ईदें जो है ना वो ऐसे ही होती है जैसे आप सबकी ईदें होती हैं। मतलब हर इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को मिस करता है और हर इंसान अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करता है। रीना, इतनी खुशी का दिन है, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब, तो आज ईद की मुनासबत से आप हमें कौन सा सॉन्ग सुनाने लगे हैं? मैं देखें, सूफी जो कलाम होता है वो हर टाइम जाता है। ईद के दिन तो और ज्यादा हम बिल्कुल सुकून वाली चीज लगा के सोच वही अभी वही जिक्र कर रहे थे कि दिन में तो नींद आना शुरू हो जाता है की चीजें। मुझे तो अब जहन में वही चीजें, क्योंकि जाहिर मैं ज्यादातर इसी तरह की चीजें सुनती हूँ। आई डोंट नो, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी चीज सुनाती हूँ, आपको बड़ी पसंद आएगी जी। सूफी है। इमू भाई कैसा लगा आपको अनीना का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं ये बहुत अच्छा खूबसूरत अंग है। हाँ, सिंध का। सूफी सिंगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है, मुश्किल होती है, ये क्या? नहीं, सूफी सिंगिंग सुर वही हैं। अच्छा। जो क्लासिकल में भी होते हैं। ये सिर्फ एक
ये एक अलग रंग है, स्टाइल अलग है इसका। अच्छा, सही। इसमें असल बात है शायरी की, पोइट्री की, अच्छा, जो इन्होंने पढ़ी है वो है खूबसूरत बात, और उसके साथ आप जब बुनत करते हैं सुरों को, वो खूबसूरत लगता है, वो खूबसूरत लगता है। अभी जो नया टैलेंट आ रहा है इमू भाई, वो आप उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ों का ध्यान रख के सिंगिंग करें? अभी आप खुद देखें कि इतने सारे कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, इतने सारे सिंगर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो क्या टिप है आपकी? वो लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, टिप ही नहीं लेना चाहते, मसला ही खत्म हो गया। जैसे आप बोला था कि जेन ज़ी है और जेन अल्फा। अच्छा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो अपनी एक दुनिया में, एक जोन में, उनकी हर चीज गूगल के साथ, फोन, चैट जीपीटी के साथ है, सही, बिल्कुल है। तो अब सिर्फ जो नुकसान होगा वो ये होगा कि हम जिस जनरेशन के हैं, मैं तो जेन एक्स हूँ, बाकी जो भी हैं, जो 40s में हैं, जो 30s में हैं, मिलेनियल्स जिनको कहते हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें एनालॉग देखी हैं, डिजिटल मैंने एनालॉग देखी है, वो ट्रांजिशन देखी है इन 30-35 सालों में, एक ट्रांजिशन देखी है रेडियो से आईफोन तक, ठीक है ना? जी। तो उन्होंने वो डिजिटल ही देखा है बच्चों ने, एनालॉग कोई चीज नहीं देखी, उन्होंने स्पूल रिकॉर्डर नहीं देखा, उन्होंने वीसीआर नहीं देखा। असल में वो अहमियत का अंदाजा उसको पता होता ही नहीं है जो वो साइकिल से समझ भी नहीं है। सकते, उनको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा ये भी कोई चीज है, ये भी है, होता है, ये कैसे होता है। कैसेट पता ही नहीं उनको कि कैसेट भी कोई चीज है, हम तो सिर्फ डायरेक्ट स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुनते हैं, यूट्यूब पे म्यूजिक सुनते हैं, तो ये एक फर्क है। मगर इसके साथ साथ हाँ, ये अच्छी बात हो सकती है कि अगर वो थोड़ा सा यही चैट जीपीटी कर लें और थोड़ी चीजें मोर अवेयर कर लेना, मोर अवेयर कर लें, बेहतर रहेगा। और हमारी भी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से उनको एंगेज करके उन चीज़ों से अवेयर करना। नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल है। अगर कोई सीखना चाहता है, मैं उनको पूरी बात करता हूँ, कोई नहीं सीखना चाहता तो मैं खामोश। और इसमें मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्रीज और ये चीज़ें भी ज़्यादा और बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और यही इस एजेंडा से कि एजुकेट किया जाए, ताकि क्योंकि अगेन वही बात है कि हमने उनको ही देना है सब कुछ, राइट? सो दिस इज हाउ एक दूसरे को देने का सिलसिला है। कि वो टिप ही नहीं लेना चाहते, तो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो चैट जीपीटी पे ये चीजें ही सर्च कर लें। वो ये कह रहे हैं कि वो टिप ही नहीं लेना चाहते, वो है जेन। अब जैसे इन्होंने गाया है, ऐसे कौन गाएगा? हाँ, कोई नहीं गाएगा ऐसे। एग्जैक्टली। लेकिन अभी जैसे भाई अगर ये चीज मैं नहीं गाऊंगी तो आगे जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा। कोई शक नहीं। देखे ना, ये आपको खुद पसंद है, मुझे पसंद है, इनको पसंद है, हमने सुना, सुरन की ताकत से लोगों को अच्छा लगा, ये दिल में उतरने वाली बात होती है। ये आपने अपनी मेहनत से की है, उनको सुनाया। अब ये डिजिटल हो गया, ये सुन लेंगे, अगर वो सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे। दिस इज द थिंग। जी हाँ, मगर ये क्रिएशन आपकी है ना, आपने सुना है, या आप किसी सीनियर से सुना है, या आपने याद किया, या किसी ने आपको याद कराया, या आपने खुद बनाया, तो एक बड़े टैलेंट की बात है। ये नहीं है सही, ये मिसिंग है अभी। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह हम ये सोच रहे हैं कि ये चीजें वो सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर हम लोग फोर्सफुली अगर वो चीजें देते ही जाएंगे, उसके अलावा नहीं देंगे, अगर मैं हूँ तो मैं वही देना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनकी के टाइप पे मैं क्यों जाऊँ, जब मुझे ये इसको प्रिवेल करना है, तो वो चीज फिर वो सुनेंगे। अच्छा देखें, अच्छी बात है आपकी, सुनाना हमारा काम है, ठीक है, हम कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका टेस्ट, उनकी एज हमारे से बहुत छोटे हैं, उनकी और तरीकों की दौड़ है, अलग उनका एक माइंडसेट है। हाँ, उनको देखें, सही तरीका ये है, आपने सुना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया, मैं सुनना चाहूंगा मजीद और। माय पॉइंट, अगर उनको अच्छा लगेगा वो खुद ही ढूंढ लेंगे। मैंने सुना है सबा कि उनकी ज़बान में ही उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उनकी ज़बान में बात करने के लिए हमें इन चीज़ों को समहाउ उस एक्सटेंट पे लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि वो अडॉप्ट करके उसको आगे लेकर जाएं। असल में मसला ये है कि जेनज़ीज़ की जो लैंग्वेज है, या जेनज़ीज़ जिस तरह से थॉट प्रोसेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, वो चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये चैट जीपीटी ने ये बताया, ओके फाइन, विल डू दिस। उनको ये नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब बेस
बेस बनाने की जरूरत होती है ना। अब अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप उसको बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो आप पीछे ही जाएंगे ना, आप ग्रामर पे जाएंगे, आपने ऐसे लिखना है आप ग्रामर पे जाएंगे। बेशक बहुत सारे इडियम्स आ गए, बेशक बहुत सारे ऐसी लैंग्वेजेस आ गए हैं, बेशक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो न्यू हैं, जो नई ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी आई हैं, लेकिन वो मिक्स हुई हैं। इंग्लिश बोलने के लिए या कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू कम टू द बेस। तो जब बेस पे आना पड़ेगा तो जो भी जेंजीज बेस को पकड़ लेते हैं या अपने बड़ों से सीखते हैं या सुनते हैं, वो देखें आप पाकिस्तान आइडल में कितना आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। जो बेसिक चीजें करके आगे जाते हैं, अब वो अपनी चीजें, अपनी क्रिएटिविटी भी शामिल करते हैं, बेसिक चीजें भी शामिल करते हैं, कुछ हिस्ट्री से लेते हैं, कुछ न्यू लेते हैं। अब ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यही है ना कि आप देखें कि जितने भी नए इंडिया में जितना भी टैलेंट है या बाकी जगहों पर जितना भी टैलेंट है, वो बेसिक की तरफ जरूर जाते हैं, वो अपने बड़ों से जरूर पूछते हैं। लेकिन हाँ वही ना, अगर आप उनको ये कहते रहेंगे ना, हम जेंजीज को ये कहते रहेंगे कि ये तो सुनते ही नहीं, वो वाकई नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। दिस इज द पॉइंट, वो सुनेंगे ही नहीं। हमें उनको ये बताना चाहिए कि यू हैव टू कम टू द बेस, पहले आप बेस के ऊपर आए, आप वर्क हार्ड करें, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें ये भी बात करनी चाहिए कि उनकी जो रफ्तार है वो बड़ी अच्छी है, वो अडॉप्ट बड़ा जल्दी कर रहे होते हैं, वो चीजों में क्रिएटिविटी भी ला रहे होते हैं। वो अलग बात है कि चैट जीपीटी पे ज्यादा क्रिएटिविटी ला रहे होते हैं, नहीं क्रिएटिविटी, दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी स्ट्रेट। मतलब जितने शाय आप थी या जितने शाय हम थे, वो उतना शाय नहीं है, वो स्ट्रेट आर नॉट। मतलब वो फौरन से, यानी कोई फौरन से आप आज किसी बच्चे से बात करें, आपको स्ट्रेट अवे वो जवाब देते हैं, वो लगी लिपटी नहीं रखेंगे या वो अपनी स्ट्रेट है, डिसीजन मेकिंग पावर है, और वो अननेसेसरी शाइनेस नहीं है। सो दैट्स आल्सो दैट्स ग्रेट थिंग। लेकिन बस अगर किसी बच्चे को आप ये समझा देते हैं कि भाई इससे आपका ये फायदा है, तो वो मेरे ख्याल में बेहतर हो सकते हैं। तभी तो इतनी फैन फॉलोइंग होती है, इतने सिंगर्स, इतने एक्टर्स को वो पसंद करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो इमू भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। इसमें हम बच्चों की बातें भी कर रहे हैं कि जेंजीज कैसे हैं, इसमें हम ये भी बातें कर रहे हैं कि बाकी जो है ओवरऑल किस तरह का काम हो रहा है इंडस्ट्री में, लोग कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, और हम सारे जो है वो आज यहाँ मिलकर बैठे हैं और यही बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में ना सब चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा जी, आप बताइए कि अब क्या रूटीन है और क्या होता है अभी आगे जाके? अब क्योंकि आप एडवोकेट हैं, जाहिर सी बात है ईद के बाद छुट्टियां खत्म होंगी, काम शुरू हो जाएगा, तो कैसी रूटीन रहती है थ्रू आउट? फिर कुलीग्स के साथ ईद सेलिब्रेट करनी है और फिर कुलीग्स के साथ ईद डिनर्स एंड ऑल, ये सारा कुछ। मेरा ताल्लुक डेवलपमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। उसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट और जेंडर एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मेरा ज़्यादा ट्रेनिंग्स और ये चीज़ें ही हो रही होती हैं। तो ईद के बाद अभी से ही ऑनलाइन और इन पर्सन मेरी ट्रेनिंग स्केड्यूल हो चुकी है। उसका कंटेंट बनाना होता है, उस सारी चीज़ों पे काम करना होता है। एंड दिस इज़ हाउ मुआशरे की तरबियत, उनको सेंसिटाइज्ड करना, उनको कवानीन के हवाले से अवेयर करना, और जो हमारे पास मैकेनिज़्म बने हुए हैं, जैसे औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हमने सिंध पुलिस के साथ 2017 में बनाए थे, उसकी बेहतरी और उसके अमले की तरबियत और ये तमाम चीज़ें मैं कर रही होती हूँ। अभी भी स्केड्यूल्ड वही हैं। और ईद जो हमारा सोशल सर्कल है, जैसे ह्यूमन वुमेन राइट एडवोकेट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, और तमाम हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके साथ हमारी ईद मिलन पार्टीज प्लान हो चुकी हैं कि जी ईद खत्म होते ही फोर्थ डे ये करना है, फर्स्ट, अच्छा जो फर्स्ट वीकेंड है ईद खत्म होते ही, उस पे भी हमने गैदरिंग्स प्लान कर ली हैं। और मेरे ख्याल से ये एक ना ईद मिलने का बहाना होता है। पूरा साल वी आर सो बिजी, सबाह में बहुत कुछ करना होता है, हमारे पास पूरा दिन लिटरली टाइम नहीं हो रहा होता। इवन बहुत ऐसे आजकल तो हम देखते हैं, हम शादी तकरीबात मिस कर देते हैं, वरना पहले बड़ा बुरा माना जाता था। और मैं तो शादियों में जाती नहीं थी, और मेरी अम्मा कहती थी तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा, बट काफी लोग आ गए थे। सो दिस इज हाउ। और अभी दोबारा आपको पता है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे ईद है, फेस्टिवल है, इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी कंडीशंस हैं पूरे रीजन की, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और हम ये देख रहे हैं कि
नई SOPs आई हैं, उसमें फ्यूल मैनेजमेंट और शादियों में लिमिटेड गेस्ट एंड ऑल, ये तमाम चीज़ें भी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एज एन इंडिविजुअल इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो रीजनल और पूरी सूरत-ए-हाल है, हमें अननेसेसरी फ्यूल, अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी दावतें, इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंट्रोल करते हुए करीब करीब जगहों पे रख दें, एक दूसरे के जिन के घर करीब, क्योंकि चले ईद का दिन है ना, अब चले ईद का दिन है तो ईद के दिन पे ईद मिलन पार्टीज जो है वो अगर कोई दूर भी है तो चले बुला लें, कोई मसला नहीं है। थोड़े दिन महंगाई, एक दो दिन महंगाई बर्दाश्त कर लेते, कोई मसला नहीं है। ईद के दिन अब इतनी डिप्रेशन तो नहीं करेंगे ना दूं, बट स्टिल मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की है उसमें थोड़ा सा हमने अलाइन किया है इन चीजों को भी, एग्जैक्टली, ताकि कहते हैं ना कि नलका खोलें तो पानी का ख्याल रख लें कि कम आए, या बिजली है तो उसको जाया ना करे, बंद कर दें, बेसिक चीजें। तो दिस इज हाउ मेरे ख्याल से फ्यूल भी जितना हो सके चले जी, हाँ बिल्कुल। आज आप लोगों ने जहाँ जहाँ दावतों में जाना है तो ख्याल रखें, अगर करीब करीब जाएं तो जाएं, वरना फिर आप पूछें मारवी से कि क्या कहना है बाकी लोगों को, वरना माजरत करना बहाना हमने आपको दे दिया है। चलिए जी, अच्छा ये बताएं, ईद वाले दिन जब मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के तो प्रायोरिटी क्या होती है कि जवाब देना है, जवाब नहीं देना है? 4 दिन के बाद दे देते हैं। 4 दिन के बाद जवाब देना, 4 दिन के बाद देखिए, क्योंकि वो स्टार्ट हो चुका होता है। हाँ, वो बंच ऑफ मैसेजेस एंड अगर एक पेंडोरास बॉक्स है वो अगर खुल गया, हाँ, तो आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो आपके करीबी लोग हैं, बड़े हैं, जो आपके फैमिली के, पहली प्रायोरिटी होती है कि व्हाट्सएप लिस्ट में आप फैमिली रखते हैं अपनी कि जी ठीक है, मेरे अंकल ने अगर मैसेज किया तो लाजमी जवाब देना, वरना घर आके ही डांट पड़ जानी है कि जवाब नहीं दिया। तो पहली प्रायोरिटी ये होती है व्हाट्सएप पे। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि 5 बजे 4 बजे से ही ईद के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, हाँ शुरू हो जाते हैं, मतलब 4-5 बजे। हाँ, और वो सर्टेन काइंड ऑफ मैसेजेस ना लिखे हुए होते हैं, पूरा मैटर बना हुआ होता है। अच्छा, जिसने आपको स्पेशली विश करना होगा ना ईद पे व्हाट्सएप पे, वो मैटर बना के नहीं भेजेंगे, वो खुद से आपको ईद मुबारक लिखेंगे, एक छोटा सा। हाँ, वरना वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे क्या होता है, एक ही मैसेज होता है और वो सबको कर देते हैं विजिटिंग कार्ड की तरह, वो सबके पास आया होता है जी फला फला और रिगार्ड्स और मैं ये और मैं भी कर देते हैं बिना नाम चेंज किए हुए, बिना नाम चेंज किसी और के नाम से चला गया। तो वो एक व्हाट्सएप के ऊपर इतनी लंबी लिस्ट होती है, ईद मुबारक ईद मुबारक। अच्छा, इसमें ऐसे लोग भी, इमू भाई आपको तो जरूर मीर भाई आते होंगे, इमू भाई कॉल्स या फोन, ऐसे लोग भी मैसेज करते हैं जिन्होंने कभी आपका नंबर रखा हुआ होता है और कभी मौका नहीं मिला होता बात करने का, वही मौका मिलता है। वो कहते हैं हम आपको ईद मुबारक दोगे प्लीज, आपने नीना को नंबर नहीं देना वरना पहला व्हाट्सएप इनका आएगा, पता है। और चीजें जो है ना, अच्छा ये एक किस्म का आपका ट्रेडिशन भी है, अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं आपने तो ईद पे ईद मुबारक लिया। आप देखें, एक बंदी अगर घर को थोड़ी प्रायोरिटी दे रही है तो चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। ट्रैवल में बहुत सारी चीजें होती हैं, सही, लेकिन सिर्फ ये होता है कि आप जो है ना उनको अगर मैसेज ना करें कि ईद मुबारक, आपने ईद पे भी याद नहीं किया। अच्छा, ईद पे ना ये थोड़ा मुश्किल भी हो गया है क्योंकि फेसबुक मैसेंजर पे अलग ईद मुबारक आ रही होती है, व्हाट्सएप पे अलग, इंस्टाग्राम पे अलग, ट्विटर पे अलग, टिकटॉक पे अलग। तो इसीलिए जो है आपके जो फैंस हैं, फैंस के लिए इसीलिए आपका फैन पेज होता है ताकि आप उनको वहां पे उस जगह पर ऐड ना कर सकें जहां पर आपको ये पता हो कि सिर्फ फैमिली है, आपकी सिर्फ फैमिली है। तो जो आपके फैंस होते हैं ना, उनसे तो आप इस तरह से बात कर लेते कि आप एक वीडियो बनाते हैं और फिर आप वीडियो अपना मैसेज अपलोड कर देते हैं, सबका थैंक्स कर देते हैं। बट ये जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है ना, ये इनको अगर आपने जवाब नहीं दिया तो बस फिर देखें, फिर तो खैर नहीं होती, तो वो बुरा मानना ही पड़ता है। फैंस ज्यादा अच्छे होते हैं, जो इस टाइम पर जो फैमिली होती है ना, वो कहती है जी आपको तो मैंने मैसेज किया था, सलाम भी नहीं किया आपने, रिप्लाई भी नहीं किया, लोग हो गए, बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि मैं जल्दी सोता हूँ। अच्छा, सही। अनलाइक लोगों की तरह मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। सही। इन केस अगर मुझे रात को नींद आँख खुल गई, मुझे पानी पीना है, तो अगर मैंने व्हाट्सएप देख लिया, उस पर किसी का कोई मैसेज आएगा, रात के 1:30 बजे से लेके 4:30 के दरमियान आ सकता है अस्सलाम वालेकुम का मैसेज, और आपने जवाब नहीं दिया तो क्या बात है, नाराज हैं आप? अच्छा, ये भी है। सही। तो इस वक्त कौन जवाब दे? पहली बात, दिस इज वेरी प्राइवेट, हाँ, ठीक है ना।
उस पर फिर आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं और रिप्लाई मांग रहे हैं, रिस्पॉन्स मांग रहे हैं बाय हुक बाय क्रुक। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? और उस पर फिर गिला है कि क्या बात है, आप नाराज हैं? तो ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहिए। जवाब देना नहीं चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। ब्लॉक कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। देखें, ऑब्वियसली आपके एक पर्सनल टाइम होता है, आप सो गए हैं, आप बीच में यार आप उठ सकते हैं, आपको हाँ ऑब्वियसली फिर आपने मैसेज चेक किया, मैसेज चेक कर लिया, तबीयत खराब हो रही है, आपने गलती से फोन उठा लिया है, तो उसी वक्त बोलेंगे क्या कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इट्स वेरी पर्सनल। क्या रात के बंदा 1:30 बजे क्या कर रहा है, नींद में होगा, आप नहीं जवाब दे सकते, जवाब दे सकते, ये देना भी नहीं चाहिए। क्यों देना? इसके अलावा ना ये थोड़ी कुछ बेसिक एथिक्स भी होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है, खास तौर पे जो लोग ऑफिशियल हमसे कनेक्टेड होते हैं। अगर वो 10:30-11 बजे कॉल कर रहे होते हैं तो बड़ा अजीब लग रहा होता है। या मैसेज, इवन मैसेज करना भी, आई मस्ट से, अगर आपका वो इनफॉर्मल दिन में डालो, आप ख्याल रखें। मतलब मुझे अच्छा, और खवातीन के साथ तो मेरे ख्याल से और ज्यादा इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि डेफिनेटली वो अपने एक प्रोफेशनल टाइमिंग्स में है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, बट इफ दे आर विद देयर फैमिली और आप उनको मैसेज कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग। मुझे भी इस तरह से ना बहुत उलझन होती है कि आप तो रिप्लाई नहीं कर रही थी। भाई मैं कोई फोन लेके हर वक्त तो नहीं बैठी रहती, रिप्लाई नहीं कर रही। मजे की बात ये है कि वो डायरेक्ट पूछ लेंगे, हाँ हमने कहा आपको ऑनलाइन देखा तो हमने कहा सलाम कर दें, सलाम कर ले। हाँ, तो बंदा वैसे भी ऑनलाइन अगर नहीं भी तो आपने कर दिया, बिल्कुल ऑनलाइन हो रहा होता है। डिजिटल एरा इज नॉट इजी टू हैंडल, बट वी आर ट्राइंग टू हैंडल। अच्छा, इसके लिए ना बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपना सर्किल कंपोज रखें। मतलब जितने कम दोस्त होंगे, जितना आपका सर्किल कंपोज होगा, उतना टेंशन फ्री होता है इंसान। मतलब कम आपके दोस्तों, अच्छे दोस्तों जो अंडरस्टैंड करें इस बात को कि नहीं भाई ईद का दिन है, या फिर कोई अपनी फैमिली के साथ बिजी होगा, कोई कहीं पर भी बिजी हो सकता है, हर वक्त कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। सबा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोफेशन आल्सो। जैसे अब हमारा खवातीन और बच्चों के मसाइल को एड्रेस करना और इस तरह का है, ऑल्दो कंप्लेन नंबर्स हैं हमारे, बट स्टिल एवरीबडी लाइक टू कॉल अस एज अ हेल्पलाइन नंबर। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि दिस इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, बट स्टिल उसके ऊपर हमने एक्सेस आपको दी है कि हम मदद करना चाहते हैं लोगों की, बट उसको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। दिस इज हाउ आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स स्पेस। बिल्कुल, हाँ, हर किसी के स्पेस की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फीमेल्स को ज्यादा मैसेजेस आते हैं और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आंसर भी करेंगी हमसे बड़ी फ्रैंकली और अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन। आप लोग मेरे ख्याल में बहुत आसानी से उनको जवाब दे देते होंगे, हमारे लिए बड़ा मसला करते हैं लोग। अच्छा, मुझे तो भाई हमारे मुल्ला जितने भी मैसेजेस आते हैं, अच्छा जानने वाले लोगों से इंटरेक्ट डायरेक्ट होता है, तो इसी वजह से शायद नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, मसला ये है, उनको लगता है इफ दे आर प्रोफेशनल दे आर अवेलेबल। तो ये जो ये डिफरेंस है ना, ये बताने की जरूरत है कि आप एवरीबॉडी हैज देयर फैमिली टाइम। तो बस उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप अपना सर्किल कंपोज रखें और अननेसेसरली लोगों को जो है ना ब्लॉक कर दें। सर्किल कंपोज इसलिए नहीं रखा जा सकता कि काम इस तरह का है, उसमें आपको हजारों लोग नीना 2 फोन रखें आप, एक प्रोफेशनल और एक फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्रोफेशनल वाला फोन जो है ना, जो आपके बाहर का सिम का, वो आप उस पे व्हाट्सएप रखें नहीं, आप वो नॉर्मल फोन रखें, वो आपकी जिंदगी आसान कर देगा। हमें सबा से अलग टिप्स लेनी पड़ेंगी। सबा लेट्स मीट समडे आफ्टर द शो। डन हो गया, बिल्कुल। चलिए जी, ईमू भाई यहाँ पर है, मीर भाई यहाँ पर है, और ईमू भाई और मीर भाई को ईद का दिन है, जाहिर सी बात है इनकी भी मसरूफियात है, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो हम इनको यहाँ से रुखसत करते हैं। ईमू भाई बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के ईद वाले दिन हमारे शो पर आए, और आई होप कि तमाम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि वो उनकी मुलाकात हुई ईमू भाई से, मीर भाई से, और बेस्ट विशेस आपका जो नया सॉन्ग आ रहा है उसके लिए। और जितना जबरदस्त सॉन्ग है और जितना जबरदस्त तरीके से मीर भाई ने गाया है, आई होप कि आप लोग जरूर इसको लाइक करेंगे, और आपका जो यूट्यूब चैनल है आई गेस उसके ऊपर, हाँ, फ्यूजन वर्ल्ड को जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू ईमू भाई। अच्छा जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते करते ढेर सारी बातें। हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हायर एसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी। हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कननि लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चनि जे। अॼु ई हायर एसी ख़रीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयनि ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ई ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे। Higher, more creation, more possibilities. वेलकम बैक। तो जनाब हम बातें कर रहे हैं ईद के हवाले से। हमारे साथ नीना है और हमारे साथ जो है वो मारवी हैं। और ख़वातीन की जो ईद होती है ना वो बड़ी डिफरेंट किस्म की ईद होती है, इस सेंस में कि अगर वो वर्किंग वुमेन भी हैं तो तैयारी की बातें भी हमने की हैं और साथ साथ ये भी पूछ लिया कि भाई कहाँ जाना आना होता है। अब अनीना से मैं पूछती हूँ कि अनीना, सिंगिंग जो है ना वो एक ऐसा शोबा है कि अगर थोड़ा सा भी इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी जाए, यानी कि थोड़ा सा भी डिले हो जाए ना, या थोड़ा सा ताख़ीर हो जाए कि आप इसको बहुत ज़्यादा रियाज़ नहीं कर रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती हैं। क्या रूटीन होती है रमज़ान में, कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, रमज़ान में तो बिल्कुल बहुत कम हो जाता है म्यूज़िक वगैरह, वैसे जाहिर है। हाँ। और लास्ट जो डेज़ होते हैं उसमें हमारे सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो समझ लें कि थोड़ा सा रिलैक्स होता है गला और आखिर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस हुई हुई है। जो जेन्युइन सिंगर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में तो मसला नहीं होता हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा साल तो हम गा रहे होते हैं। 1-2 महीना होता है जिसमें हमारी ब्रेक होती है, मुहर्रम और रमज़ान, बाकी तो सही। चलिए जी, आप बताएं क्या रूटीन रहती है आप लोगों की, आपके और कोलीग्स की थ्रू आउट रमज़ान, क्या एक्टिविटी रहती है? और अभी ईद के बाद तो ईद मिलन का आपने जिक्र किया। हाँ, रमज़ान थोड़ा सा अभी तो वेदर इज़ फाइन तो बेहतर है, लेकिन हेक्टिक रूटीन हो जाती है। अब उसमें मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमारा एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो बेचारा ना एडजस्ट कर रहा होता है, टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं खाने के हवाले से। और कुछ भी हो, मैं तो कोशिश करती हूँ कि इफ्तार के टाइम ज़्यादा कोई फ्राई चीज़ें और ये ना खाऊं, बट फिर भी कोई दावतें हो जाती हैं या दिल चाह रहा होता है जब आप रोज़े के उसमें होते हो सिचुएशन में, तो कुछ भी हो वज़न भी बढ़ता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेचारा रमज़ान के आखिरी रोज़ों में ना बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, हम सब मज़े से खा लेते हैं। लेकिन फिर ईद के दिन सुबह सुबह खाना इज़ अ बिग चैलेंज, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं होती 12 बजे खाने की, 11 बजे, 2 बजे। सो लंच बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर ईद के दिन जो हम लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मतलब बड़ा अलग लग रहा होता है कि हमने पूरा महीना तो इस टाइमिंग में खाया नहीं, तो अब हम इस टाइम में बैठ के खा रहे होते हैं। उसके अलावा स्लीप साइकिल हमारा बहुत डिफरेंट हो रहा होता है और वो फटीक और वो अजीब सी एक थकन हो रही होती है। और इवन आज भी ईद का पहला दिन है और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, पानी की तरफ भी हाथ बढ़ा रही हूँ, मैं तो रोज़ा तो नहीं है, कुछ खाने के लिए भी पूरा जो है आप चांद रात पे जाग रहे होते हैं और ऑलमोस्ट लाइक पूरी रात ही जाग रहे होते हैं। सुबह यकीन करें कि अजीब सा दिल हो रहा होता है और आप स्लीपी मोड और इस तरह कुछ हो रहा होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी हाई होती है हमारी, क्योंकि जाहिर है वो ईद है, उसको तो सेलिब्रेट करना अपनी जगह, फैमिली वगैरह आ रही होती हैं तो बस वो मैनेज करके दोपहर को सो जाते हैं। और हम अपने आप से कह रहे होते हैं ईद है, एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि फिर अब अगले साल आएगी। राइट, बिल्कुल, ईद है, ईद पे तो एनर्जेटिक रहना ही पड़ता है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमें अनीना ना एक अच्छा सा सॉन्ग आपकी पसंद का लगा मुझे। बहुत अच्छे भाई, बहुत जबरदस्त। नीना की आवाज भी बहुत अच्छी है और नीना गाना भी बहुत अच्छे से गाती हैं। अच्छा, नीना से पूछते हैं, नीना क्या एक्टिविटी होगी अब ईद के बाद? ईद मिलन पार्टीज हो जाएंगी, फिर उसके बाद इवेंट शुरू हो जाते हैं, मुल्क से बाहर भी परफॉर्म करती हैं। हाँ, यकीन करें कि ये जो रमज़ान है उसमें हमने इतनी कोई अफ्तार पार्टीज और डिनर की दावतें, यानी ऑल द वे फ्रॉम फर्स्ट रोज़ा टू लास्ट अभी तक जो थी, तो ये तो चीज़ें चलती रही। अब म्यूज़िक के प्रोग्राम जो वो तो 4th डे पे मेरा है एक बहुत ज़बरदस्त सा एक कॉन्सर्ट ही कह लें। उसके बाद फिर इंटीरियर सिंध में है वो एक बड़ा अच्छा सा फेस्टिवल है, वो मिट्टी में हो रहा है। अच्छा। वहाँ पे जाऊँगी, तो ये अब घूमने का जो सिलसिला है वो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा महीना हम बैठे होते हैं तो वो एक्साइटमेंट बड़ी होती है कि ये उसकी तैयारियाँ चल रही होती हैं, सॉन्ग्स अलग किए जाते हैं, कपड़े वपड़े जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, बस यही चल रहा होता है, यही चलेगा। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो
फैंस मिलते हैं आपको, उनकी जो सिंगिंग होती है, जो मतलब जो आप जो सिंगिंग करती हैं, जो फैंस आपके पास आते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो कितना ज़्यादा हमारे यहाँ सूफ़ी सिंगिंग सुनी जाती है, पसंद की जाती है? अच्छा सब आप सूफ़ी सिंगिंग वो चीज़ है जो कि आप चाहे छोटे बच्चे को सुनाएं या बहुत बूढ़े को, उनको दिल पे लगती है उनको, लगती क्योंकि है, ये चीज़ जो है वो ज़मीन से जुड़ी है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। और सिंध में तो क्योंकि सूफीज़म की धरती सूफी है, तो उसमें हमारे यहाँ बच्चा इस चीज़ को समझता है, चाहे वो किसी भी तबके का हो या कोई भी उसका एरा हो, किसी भी एरा में वो पैदा हुआ हो, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर, हमारी ख़मीर में गुंदी हुई है कि वो चीज़ हमें समझ में आ रही होती है। अब पंजाब में चले जाएं, आपको भी वहाँ पे कोई भी, अब देखें ज़बान तो उनकी भी सराइकी पंजाबी है, हमारी सिंधी सराइकी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं, तो वो वहाँ पे भी लोग आप देखेंगे वो अपने फोक को बड़ा पसंद करते हैं, अपने सूफ़ी को बड़ा पसंद करते हैं। हर इलाके की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी अपनी ज़बान होती है, उसमें कंफर्टेबल होता है बंदा। तो मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छी मोहब्बतें। मैं तो समझती हूँ कि मैंने सिंगिंग का जो शोबा चूज़ किया वो मेरे लिए इतना कोई, मुझे बड़ा मुकद्दस लगता है। हमारे यहाँ सिंध में इस चीज़ को मुकद्दस माना भी जाता है कि एक सिंगिंग जो है वो आपके लिए एक पेशा नहीं है, ये आपका जो है वो रूह की ग़िज़ा असल में। सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से और नीना जिस तरह से परफॉर्म करती हैं और गाती हैं ना, बहुत डेप्थ है इनके गानों में भी और इनकी सिंगिंग में भी। ये नहीं सिर्फ सूफ़ी सिंगिंग नहीं, दूसरे सॉन्ग्स भी जो है वो नीना बहुत अच्छे से गाती हैं और बहुत दिल से गाती हैं। पसंद है आपको म्यूज़िक? कौन है फेवरेट? बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं भी सूफ़ी टच की तरफ ज़्यादा हूँ। उसमें आबदा परवीन साहिबा और इस तरह के जो गाने होते हैं, मुझे लगता है कि जो सूफ़ी टच होता है इफ़ इन द म्यूज़िक, तो वो आपको आपकी सोल को कनेक्ट कर रहा होता है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि इतना तेज़ ज़माना है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे मसाइल लोगों को हैं, लेकिन जब म्यूज़िक के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है और आपकी एक रूटीन का हिस्सा होता है, अक्सर गाड़ी चलाते हुए लोग सुन रहे होते हैं, रात को सोने से पहले सुन रहे होते हैं, या पार्लर्स में सर्विसेज लेते हुए सुन रहे होते हैं, और समहाउ क्योंकि अब तो वो हेडफोन्स और ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, ईयरबड्स होते हैं, तो हम इजीली कहीं पर भी म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हैं। और म्यूज़िक आपका, और वो एक होता है ना म्यूज़िक की अब कनेक्शन होता है, आपकी अपनी चॉइस भी है। और मुझे ये लगता है कि मूड पर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स हम थोड़े से इस तरह ज़्यादा स्लो सुनना पसंद कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम ज़्यादा थोड़े फास्ट पेस के भी सुन लेते हैं कभी कभी। बट अगर पसंद की बात की जाए तो उसमें डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े हमारे पास नाम हैं, और इवन मैं तो गुलाम अली और उस टाइम के भी सॉन्ग सुन रही होती हूँ, गज़लें भी सुन रही होती हूँ। सो मज़ा आ रहा होता है मुझे, और मैं अगर म्यूज़िक ज़्यादा टाइम ना सुनूं तो मुझे लगता है मतलब कुछ कमी है, एंड आई नीड टू मेक इट इन माय रूटीन। और कभी कभी अगर फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अच्छा गंदा मिलजुल के गा भी लेते हैं। फील करा रही है, आप म्यूजिक की बात कर रही हैं, उस तरह की चीज़ मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि म्यूजिक को लोग समझते हैं, समझते बहुत हैं। बिल्कुल। अब देखें इनके बाद जो जनरेशन आएगी या इनसे जो जनरेशन आएगी उसको वो म्यूजिक दे पाएंगी कि यार मैं सुन रही हूँ, जो बच्चा सुनता है घर में वही वो करता है। जैसे मेरी बेटी हैं, दे आर ऑल्सो जेंजीज, तो वो मैं कोई भी गाना पहले तो जब गाती थी तो वो नहीं समझती थी, अब वो बाकायदा मेरे साथ गाती हैं बैठ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये चीज़ मैंने इन तक पहुंचा दी, वो अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कोर मेमोरीज में आ जाती हैं। और वो मुझे लगता है कि भाई ये इसी तरीके से ना कि जब शादी होती है और शादी ब्याह में जब वो सॉन्ग्स वगैरह गा रहे होते हैं, सब बैठे होते हैं, वो ढोल बज रहा होता है उसमें, अब उसमें कोई भी किसी भी एज से ताल्लुक रखता हो, सब वो सॉन्ग गा रहे होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे भी गा रहे होते हैं, वो बड़े बूढ़े भी गा रहे होते हैं, क्योंकि वो हर शादी में सुना होता है, तो हम सारे मिलके गा रहे होते हैं गाने उसी जमाने के, बल्कि छोटे बच्चे ज्यादा गा रहे होते हैं वो गाने, वो याद दिला रहे होते हैं कि भाई ये वाला गाना गा लें, वो वाला गाना गा लें। तो वो क्या होता है कि जब आप रिपीटेशन होती है ना, जब आप हिस्ट्री रिपीट करते रहते तो वो फिर सब जनरेशन में आ जाती है। दिस इज द इजी इंटरेस्टिंग वे टू टीच थिंग्स। और आपको पता है, जैसे मेरा जेंडर बेस्ड वायलेंस और इन चीज़ों के ऊपर काम है, तो इसके हवाले से भी जो कुछ सॉन्ग्स या म्यूजिक आर्ट का काम हुआ है,
वो लोगों को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करने में मदद देता है, चीज़ों को समझने में मदद देता है। आप देखिए कार्टून्स और इसमें भी आजकल इस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं जो कि माशरे की बेहतरी के लिए हों। तो म्यूजिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बस हमारा शो एंड अप होने में भी थोड़ा सा वक्त रह गया, तो मैं चाहूंगी नीना आप एक जबरदस्त सा हमें सॉन्ग सुनाएं। मैं माई भागी का बहुत खूबसूरत सा जी चलिए जी, जबरदस्त ईद की खुशियाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के संग, और हमारे साथ आज शो पे मौजूद नीना और हमारी प्यारी सी मारवी। तो इन दोनों को मैं खुद अपनी तरफ से जो है एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक कहती हूँ। ईद मुबारक आपको, और बहुत शुक्रिया कि ईद के दिन आप टाइम निकाल के जो है हमारे शो पर आई। नीना आपका बहुत थैंक्स कि आप इतनी जो है वो बिजी स्केड्यूल के बाद ईद के दिन टाइम निकाल के आई। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो ढेर सारा प्यार हमें भेजते हैं, जो ढेर सारा प्यार हमें देते हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए।